हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल अफेयर में। इंटरनेशनल अफेयर में आईआर वाली सेगमेंट को करेंगे। देखो, इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो सेगमेंट होता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन कुछ बनते हैं। जो क्वेश्चन का नेचर होता है, या तो कुछ मान लो कि कोई किसी एक कंट्री में तुम्हारा जो हमारे पीएम जी हैं वो गए और वहाँ जा कर के कुछ इन्वेस्टमेंट किए, या फिर वहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट उठा के लाए, या फिर कहीं पे एफटीए हो गया, ठीक है, कहीं से आपस में मिलके कोई प्रोग्राम लॉन्च किए, ठीक है, तो वैसा होता है, या कहीं से इवैक्यूएशन का काम किया गया। तो इंटरनेशनल रिलेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर लें तो इंटरनेशनल रिलेशन के अगर हम लोग प्लेटफॉर्म को ध्यान देंगे तो वहाँ पे ना कोई फ्रेंड है ना ही कोई एनिमी है, ठीक है। वहाँ पे हर कोई फ्रेंड इक्वली एनिमी, ठीक है। यहाँ पे कब कोई कन्वर्ट हो जाए कोई नहीं जानता, यहाँ पे कब कोई आपके साथ आ जाए कोई नहीं जानता। अमेरिका अभी देख लो। वैसे अगर बात करें यूएसए की, तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई इंटरनेशनल रिलेशन को फॉलो करता है तो वो है यूएसए, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सद्दाम हुसैन जो थे उनको किसने बनाया? यूएसए ने, ठीक है। उसके बाद अगर आप ओसामा बिन लादेन के देख लो तो किसने उसको तैयार किया था फॉर अगेंस्ट यूएसएसआर, अगेंस्ट रशिया? तो वो कौन था? यूएसए था। तो देखो, वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप समझ नहीं सकते हो, उसको समझना बहुत मुश्किल है। ट्रंप आ रहे थे, जब वो इलेक्शन जीत रहे थे तो मोदी कर रहे थे, ठीक है। जैसे ही जीते 26% टैरिफ, ठीक है। फिर वीज़ा बैन। तो समझो चीज़ों में जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आप समझो कि एक बार हो गया तो हो गया। एकमात्र रशिया है जो हम लोग के साथ शुरू से स्टार्टिंग से एक नेचर का रिलेशन बना के रखा है। अदरवाइज इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जिसको आप एकदम रिजिडिटी के साथ नहीं कर सकते कि ये हो रहा है तो ये होते रहेगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे आज इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेगमेंट को। और हम लोग का ऑलरेडी प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। उसमें साइंस एंड टेक की करंट अफेयर की बैच, साइंस एंड टेक की करंट अफेयर जो हम लोगों ने आई दृष्टि पढ़ी है उसकी टेस्ट है कल, वो आप दे लेना, ठीक है। और जो भी चाहते हो प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। 1-to-1 मेंटरशिप होता है, डेली शेड्यूल अपडेट होता है, फिर टाइम बाउंड मैनर में टेस्ट होता है, उसके साथ साथ जो डिस्कशंस हैं वो होते हैं, और 1-to-1 मेंटरशिप होता है। इसके साथ साथ करंट अफेयर का जो रिवीजन सेगमेंट है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे 9773761359, ठीक है। इस नंबर पे कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम कर लेना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हो विद द सेम हैंडल @IASPCS सिंप्लीफाइड, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज़ें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन वाले चीज़ में। देखो, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपको पता है कि इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था। ईरान बार बार न्यूक्स करता था कि चलो अब तुमको देख लेंगे, न्यूक्लियर मेरा तैयार हो रहा है, हम तुमको देख लेंगे। तो एक ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ठीक है। ये चलाया गया था आपको इजराइल के द्वारा, इजराइल ने लॉन्च किया था। किस पे? तो बेसिकली ये जो ऑपरेशन राइजिंग लायन था वो ईरान के न्यूक्लियर एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, ठीक है। और वो क्या था? तो कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक्स था प्लस ड्रोन अटैक्स था, ठीक है। तो ईरान की न्यूक्लियर एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ईरान की न्यूक्लियर एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये अटैक था। बेसिकली बात किया जाए तो ये जो ऑपरेशन था ना, कहाँ पे हुआ था? एक तो आपको नटांज यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी है। देखो, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि अगर मैं इसकी स्क्रीनशॉट शेयर करूँ आपको, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर दूंगा ताकि आप रिवाइज़ कर लेना। आरओ की एग्ज़ाम नज़दीक है, ठीक है। चलिए, तो ये जो था नटांज यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी वहाँ पे किया था। एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है तेहरान में। फिर मिलिट्री बेसिस है आपको तबरीज में, वहाँ पे किया गया था। और कुछ अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज साइट को भी, जो कि आपको किरामन शाह था, कुछ मिलिट्री स्टोरेज साइट है जहाँ पे कुछ चीज़ें जो होती हैं मिलिट्री में, मिलिट्री के इक्विपमेंट्स ये सब रखी जाती है, जो अंडरग्राउंड था उस पर भी अटैक किया गया था। तो याद रखिएगा, तबरीज याद रखिएगा, किरमान शाह याद रखिएगा, और नटांज जो है, नटांज तो मेन है, यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी था जहाँ पे न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर था तेहरान में, वहाँ पे ये अटैक किया गया था। अटैक जो था उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। बेसिकली ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया गया था, और ये कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक था और ड्रोन अटैक्स था। बेसिकली अगर देखा जाए तो रिस्पॉन्स में ईरान भी अब कहाँ बैठने वाला है, ईरान भी तो साइंटिफिक
तौर पे काफ़ी उम्दा है। तो ईरान की बात करें, उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया था। अब देखो ये ऑपरेशन याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को लॉन्च किया गया था, जिसमें क्या किया गया था, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया गया था। अब देखो बैलिस्टिक मिसाइल आया है और आपको पता है, आप ISP से सिंप्लीफाइड पे हो, तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। एक बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, जो कि फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल पाथ को। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोजेक्टाइल पाथ अगर हमको फॉलो करना है और हम चाहते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो वो मैक्सिमम हो, तो आप कितने डिग्री पे फेंकोगे? तो मैं बोलूँगा 45 डिग्री पे फेंको भाई। 45 डिग्री पे जब फेंकोगे तो जो स्पैन होगा वो मैक्सिमम होगा। बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर लें, एक प्रोजेक्टाइल फॉर्म को, पाथ को फॉलो करता है। बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री कहते हैं इसको, जैसे कि कोई पैराबोला है, ठीक है। पैराबोला का आपको पता होगा y = x² होता है। इक्वेशन जानने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है ना, उसमें पावर थ्रू आउट नहीं रहता है। आप अगर देखा जाए तो मोस्टली अनगाइडेड होता है। अनगाइडेड मतलब क्या होता है कि एंड टू एंड पॉइंट पे आप गाइड नहीं करते हो कि यहाँ पे अटैक मार दो, ऐसे कर दो। आप एक बार लॉन्च फेज में डाल दो, लॉन्च कर दो, दैट विल बी वर्किंग मैकेनिज्म की बात कर लें इसकी, तो लॉन्च फेज होता है जहाँ पे रॉकेट इंजन जो होता है वो प्रोपेल करता है मिसाइल के साथ। मिड कोर्स फेज में देखेंगे तो मिसाइल जो है वो एग्जिस्ट करेगा एटमॉस्फेयर में और फॉलो करेगा फ्री फॉल ट्रेजेक्ट्री को। तो आपने यहाँ से, मान लो यहाँ से आपने लॉन्च किया, यहाँ से आपने लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से जब लॉन्च किए हो तो ये लॉन्च फेज है, रॉकेट जो है प्रोपेल करेगा और वो आगे की तरफ बढ़ेगा। अब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है तो वो प्रोजेक्टाइल, वो एक तरीके से प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा और उसके बाद में फ्री फॉल करेगा जो टारगेट होगा उस पर। टर्मिनल फेज में बात कर लें तो मिसाइल जो है वो री इंटर करता है एटमॉस्फेयर में और टारगेट को अंडर ग्रेविटी हिट करता है। अब बहुत सारे रेंज होते हैं, एक होता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका, अब अगर शॉर्ट रेंज की बात कर लें, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की, तो इसकी जो टारगेटेड लेंथ होती है वो लेस देन 1000 किलोमीटर होती है। इसी तरीके से मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर लें तो यहाँ पे आपको 1000 से 3000 किलोमीटर की रेंज होती है। इसी तरीके से इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर लें तो आपको 3000 से 5500 तक होती है। और एक होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये 5500 से ज़्यादा होती है। आपको पता होगा अग्नि 5 अपनी। अब देखो ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ना, यही आपके किम यूंग जुंग रखते हैं अपने पास में और कहते हैं कि देख लो अमेरिका भाई, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है मेरे पास, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट हिट करेगा, 5500 किलोमीटर से दूर से तुमको उड़ा देंगे हम। हालांकि है उनके पास कुछ नहीं, हो भी सकता है रशिया उनके साथ आता जाता है, चाइना आता जाता है, तो हो भी सकता है। लेकिन एक सिंगल बंदा जो है वो कंप्लीट अमेरिका को होल्ड पे रखता है, ठीक है। रखना भी चाहिए क्योंकि अमेरिका के बारे में आपको पता होगा। अब देखिए जो बेसिकली अब जो रिटेलिएशन हुआ ईरान के साथ, तो ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को लॉन्च किया। बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया इजराइल के टारगेट्स पे, जहाँ पे जेरूसलम में देखा गया जो भी एक्सप्लोजन्स हुए थे, टेल अवीव में हुआ, जिसके कारण मेजर रीजनल एस्केलेशन हुआ। देखो क्या होता है, ये USA बोलता है मार दो, कहीं पे भी अटैक टारगेट दे देता है, इजराइल उसको हिट करता है क्योंकि इजराइल काफ़ी बैक्ड है, काफ़ी एक तरीके से एफिशिएंट भी है और इजराइल के साथ कभी कभी गलत भी हो जाता है और फिर इजराइल भी गलत करता है। देखो क्या है कि जब उसको टारगेट मिलता है USA से तो वो आराम से अटैक करता है, उसको पता ही है कि मेरे पीछे USA है। अगर उसके पीछे USA है तो उसको कोई क्या बिगाड़ लेगा, कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। फिर उसके बाद इसी जो कचरा चल रहा था उसमें US जाके बोलता है अब हम आ गए हैं, अब तुमने स्ट्राइक कर लिया है तो अब हम भी कर लेते हैं। तो वो भी क्या कर लिया, डायरेक्ट स्ट्राइक कर दिया ईरानियन न्यूक्लियर साइट पे। तो फॉर्मली डायरेक्टली इंटर कर गया कॉन्फ्लिक्ट में और कहा कि हम लोग प्रिसीजन एयर स्ट्राइक किए हैं ईरान के मेजर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे। अब उन्होंने जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है जहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली स्ट्राइक किया है वो आपको है फोल्डोव, नाम याद रखिएगा। PCS की एग्जाम दे रहे हो तो ऐसे ऐसे ही बदतमीज क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, आपको नाम याद रखना पड़ेगा। इसी तरीके से है नाटंज, ठीक है, और इस्फान यूजिंग। अब देखो ये 3 है। अब इसको किस चीज़ से अटैक किए हैं तो B2 स्टेल्थ बॉम्बर। आप देखते होंगे कि एक बर्ड शेप्ड, उनके पास एक B2 स्टेल्थ बॉम्बर है जो कि बर्ड शेप की दिखती है, ठीक है। अब ये जो स्टेल्थ बॉम्बर है ना, आप देखोगे इसकी जो शेप है वो आपको पूरी की पूरी एक बर्ड से मैच करती है ना, एकदम उसी एरोडायनामिक्स का यूज़ करके बनाया गया है इसको। अब ये B2 बॉम्बर होता क्या है, B2 स्पिरिट जो है एक एडवांस स्टेल्थ स्ट्रेटजिक बॉम्बर है, इसको डेवलप किया गया है यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। ये आपको दोनों कन्वेंशनल के साथ साथ ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी लेके उड़ सकती है।
और जो डीप एनिमी टेरिटरी है जो कि अनडिटेक्टेड है, जैसे हो गया टनल्स, वहाँ भी ये आराम से अटैक कर सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है। मैन्युफैक्चरर हैं इसके नॉर्थ ओपी गरमन यूएसए के हैं, और बेसिकली इसका टाइप जो है वो स्टेल्थ स्ट्रेटजिक हेवी बॉम्बर है। अब उतना ज़्यादा इसके डिटेल में जाना नहीं है। अब स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, जो कि इसको स्टेल्थ कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली यही है कि अगर किसी भी इक्विपमेंट में स्टेल्थ का वर्ड यूज हो जा रहा है ना, तो वहाँ पे इतना एकदम दिमाग में रख लेना कि वो आराम से रडार से बच जाती है, रडार डिटेक्शन फेल कर जाता है और हाई थ्रीट इन्वायरमेंट में काम करता है। ठीक है, बस इतना ही समझिए। वैसे मटेरियल का यूज किया जाता है जो कि रडार जो होता है, रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स यूज होता है, मटेरियल्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके जो इंजन होती है उसको उसकी डिज़ाइन इस तरीके से बनाया जाता है कि वो इंफ्रारेड को मिनिमाइज़ कर दे, एकॉस्टिक और विजुअल सिग्नेचर्स कम दे। ठीक है, तो ये हो गया स्टेल्थ। अब जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग लो ऑब्जर्वेबिलिटी टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। बेसिकली ये मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स में जैसे एयरक्राफ्ट, शिप, मिसाइल्स ये सब में यूज होता है ताकि ये कम डिटेक्ट हो पाए। क्लियर है? चलिए, तो अमेरिका जो है वो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का यूज़ किया था, जिसमें बॉम्ब जो यूज़ किया था बंकर बस्टर बॉम्ब्स यूज़ किया था। ये जो स्ट्राइक है बेसिकली, अब देखो ये जो स्ट्राइक हुआ, इज़राइल किया ईरान पे, ईरान किया इज़राइल पे, फिर USA किया ईरान पे, आखिर इससे इंडिया का क्या इम्प्लीकेशंस आएगा। तो देखो, सबसे पहले तो एनर्जी सिक्योरिटी की रिस्क होगी। 2 बिलियन बैरल जो है ऑयल का वो डेली इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है। इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है $2 बिलियन बैरल्स जो होते हैं ऑयल के वो, और ख़ास करके ये जो ऑयल आता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेके आता है। ये याद रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी में, आप लोग हमेशा देखते होंगे। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है एक नैरो वाटरवेज है जो कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को विथ गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन से। अगर बात करें गल्फ ऑफ हॉर्मुज की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो ये मोस्ट स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट चॉक पॉइंट कह सकते हो इसको, और ख़ास करके ये जो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन में है ना, ये किंग है। अब देखो ये कहाँ कहाँ लाई करता है। आप अगर मैप देखोगे, जैसे अगर मान लो मेरे सामने मैप है, मैं मैप देख रहा हूँ, तो ईरान को आप देखोगे, ठीक है, ईरान का नॉर्थ वाला रीजन, उसके साथ ओमान और UAE जो है उससे कनेक्ट होती है बीच में। इसकी विड्थ की अगर बात कर ले हम लोग तो लगभग 33 किलोमीटर है, और सेपरेट करता है पर्शियन गल्फ को फ्रॉम अरेबियन सी। एकमात्र सी पैसेज है जो पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है ओपन ओशन में। ठीक है, चलिए, और अगर कुछ और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जान लीजिए तो गल्फ ऑफ हॉर्मुज जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये 1/3 ग्लोबल सी बॉर्न ऑयल ट्रेड का जनक है, यह समझ लीजिए। नियरली 20% जो है ग्लोबल ऑयल को सप्लाई करता है खुद से। मेजर एक्सपोर्टर समझ लीजिए सऊदी अरेबिया होगा, ऑब्वियस होगा, ईरान होगा, हाँ बिल्कुल होगा, इराक होगा, ठीक है, फिर UAE, कुवैत, फिर कतर। ये सारे जो हैं वो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। मेजर इंपोर्टर्स की बात कर लेते हैं तो ऑब्वियस है, जब इधर से आएगा तो चाइना लेगा, इंडिया लेगा, जापान लेगा, साउथ कोरिया, यूरोप। ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी क्रिटिकल है इंडिया की डिपेंडेंसी। अब क्यों इंडिया परेशान है भाई? बिल्कुल परेशान होगा। लगभग 60% ऑफ क्रूड ऑयल जो है ना इंडिया का, वो वेस्ट एशिया से ही आता है, और मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब देखो यार, 2 आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा इंडिया को लॉस हो जाएगा, बताओ। इसी तरीके से इंडिया USA को संभाले, इंडिया रशिया को संभाले, है ना, फर्टिलाइज़र भी तो लेना है, सनफ्लावर ऑयल भी तो लेना है, बहुत सारी दिक्कत है। तो इसको बैलेंस करना ही आप समझ लो इंटरनेशनल रिलेशन है। बैलेंस इधर करोगे तो उधर मुँह कोई फुलाएगा, उसको मनाओगे तो इधर मुँह फुलाएगा। अब इंडिया क्या करता है, दोनों को मैनेज करता है, तो बीच में तो कहीं ना कहीं उसको 26% टैरिफ तो लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। तो ये हो गया, आपको मैंने बता दिया है। फिर इंडियन डायस्पोरा का भी रिस्क है। अब देखो, जो वहाँ फंसे पड़े लोग हैं उनको भी तो निकालना पड़ेगा। तो इंडिया किया है लॉन्च ऑफ ऑपरेशन सिंधु। अब यही एग्जाम में आपको पूछेगा, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, उसको रिवीजन में लाना, ठीक है।
अब देखो टोटल जो है ना इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 66% जो है, जो इंडिया एनआरआईज हैं, 66% ऑफ इंडियाज़ 1.3 करोड़ एनआरआई जो है वो आपको गल्फ़ रीजन में बेस्ड हैं। खास करके गल्फ़ रीजन का जो एरिया है उसमें यूएई, सऊदी, ओमान, कतर, कुवैत और बहरीन वाले एरिया में। इससे क्या होता है, इंडिया जो है वो काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट पे आता है जब सेफ्टी की बात आती है तो, ठीक है। और अब टेंशन बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट कुछ तो करेगी, तो उन्होंने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है। अब आप बोलोगे कि कैसे याद होगा, तो भाई इंडस रिवर जो है वो कैसे जाती है, ऐसे उसके ऊपर देखोगे तो आपको सब दिखेगा ना, सऊदी अरेबिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, इस साइड देखना सारे को, ठीक है। तो सिंधु इधर ही कट करती है सबको, और इस साइड जो है हमारा इंडिया है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। अब बेसिकली मिडिल ईस्ट में किस तरीके से अगर ऐसा कुछ होगा तो ऑपरेशन सिंधु में डेवलपमेंट को मॉनिटर किया जाएगा मिडिल ईस्ट में, फिर इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट किया जाएगा टाइमली इवैक्यूएशंस को लेके, फिर इंश्योर किया जाएगा सेफ्टी और इमरजेंसी जो भी इंडियन नेशनल्स होते हैं उनको निकालने के लिए। अब वैसे भी इससे पहले भी इंडिया बहुत बार कर चुका है, 90 से 91 के बीच में गल्फ वॉर के वक्त भी किया था, लीबिया क्राइसिस में भी किया था, ऑपरेशन गंगा चलाया था यूक्रेन में, ये तो आपको याद होना चाहिए। और कहोगे 2022 की न्यूज़ है, 22 की न्यूज़ है, कुछ भी हो, ऑपरेशन गंगा याद होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता ही है ग्लोबल जो भी रेमिफिकेशंस होगा, ऑयल मार्केट टर्मोइल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही आप चौक पॉइंट कर रहे हो, 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड होता है जो वल्नरेबल साइट है, ठीक है। फिर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखो डिमांड सप्लाई की बात है, सप्लाई हो नहीं पाएगा, डिमांड लिमिटेड है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, प्राइसेस बढ़ जाएगी, फ्यूल का इन्फ्लेशन हो जाएगा और एनर्जी इफेक्ट तो दिखेगा ही। फिर कुछ स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स भी होंगे यूएसए से, जैसे इजराइल को सपोर्ट कर रहा है मिलिट्री से, तो इससे क्या क्या होता है, जो मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बेसिस है उस पर रिस्क होगा। फिर डिप्लोमेटिक बैकलेस भी हो जाएगा, ईरान अलाइन नेशन भी उसको बोलेगी चलो अब निकलो तुम, ठीक है। इसके साथ जो एम्बेसी वाले हैं यूएसए के डिफरेंट कंट्रीज़ में जो ईरान के क्लोज हैं वहाँ भी रिस्क हो सकता है। अब एक आपको पता होगा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन थ्रेट है, ईरान जो है वो आपको विड्रॉ कर लिया था न्यूक्लियर नॉन एनपीटी से, आपको पता होगा। तो इससे यही बात है, उनका कहना है कि यार तुम मेरे जो हम बना रहे हैं न्यूक्लियर वेपन उस पर तुम अटैक कर रहे हो और तुम इजराइल से फिर मुझ पर अटैक करवा रहे हो, तो हम एक रिस्क जोन में हैं। रिस्क जोन में है तो एक डिटरेंस की बात होती है, डिटरेंस की बात होती है तो हम लोग क्रिएट करेंगे न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। अब देखिए हमारे मोदी जी 26 अवार्ड ले चुके हैं डिफरेंट नेशन जाके, तो ये आप समझ लो आपके लिए रोने की ही बात है, ठीक है, खुश होने की बात है नहीं। तो अब देखते चलो, पहले तो अभी तो फ़िलहाल वो गए थे साइप्रस जाते हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के मिस्टर निकोस क्राइस्टोडोलिंडस, ठीक है, अब नाम याद कर लेना। अब ये मोदी जी जाते हैं वहाँ पे, अब गए थे जून 15-16 को, ठीक है, तो डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जाते ही उनको एक अवार्ड मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकरियोस 3। अब देखो नाम याद रखना इतना टफ है क्योंकि अब तो एक तो 26 अवार्ड है, 25 अवार्ड है, उसको नाम याद रखना, और इससे एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, आप ये मान लो। तो मेरी मानना लास्ट की 6 मंथ में जहाँ जहाँ गए हैं जो अवार्ड मिला है उसको कहीं देखने की कोशिश करना, कोई ट्रिक बना लेना, ठीक है। अब साइप्रस जो है वो एक आइलैंड नेशन है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी से लोकेटेड है और क्लोज में टर्की है, सीरिया है। अब देखो जियोग्राफिकली अगर बात करें तो साइप्रस जो है वो एशिया है, लेकिन वो मेंबर है ईयू का, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब आपको पता ही है जेडी वैंस जो हैं वो जो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो आए तो बहुत ही मनुष्यत फैला के गए थे, पहलगाम अटैक हो गया था। कहाँ पे आए थे, तो नई दिल्ली में आए थे। बेसिकली उन्होंने सब्सटेंशियल प्रोग्रेस की बात की है, न्यू और मॉडर्न बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, और साथ साथ में ही उन्होंने ये भी कहा है कि वी विल क्रिएट जॉब एंड वी विल स्ट्रेंथन द सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। जेडी वैंस पहले मेजर वाइट हाउस, कोई भी एक इंसान जो वहाँ का मेजर है मतलब हिट है, वो आया है वाइट हाउस से, और वो भी ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया में। अगर बात करें तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात की गई है। बेसिकली बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में मॉडर्न सप्लाई चेन्स की बात की गई है, जॉब क्रिएशन की बात की गई है, मार्केट एक्सेस की बात की गई है, ठीक है, सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात की गई है, एनर्जी कोऑपरेशन की बात की गई है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की गई है, ठीक है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को और स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। इंडो पैसिफिक की बात आती है तो चाइना याद आना चाहिए आप लोगों को। इंडो पैसिफिक की
क्यों बात करते हैं, इंडो पैसिफिक इसलिए बात करते हैं क्योंकि चाइना जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होते जाता है और ये यूएसए से देखा नहीं जाता है। याद रखना कभी भी यूएसए पे भरोसा कम ही करे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, इससे अच्छा चाइना हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम की बात कर लें, लगभग 150 बिलियन 2024 में ये बायलैटरल ट्रेड जो वॉल्यूम था वो 150 बिलियन है। अब इसमें देखा जाए तो यूएसए जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा था 2024 की बात मैं बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट में देखें, इन्वेस्टमेंट की बात कर लें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेस ऑफ एफडीआई इंडिया का कौन है, तो यूएसए ही है, खास करके टेक्नोलॉजी, एनर्जी और फार्मास्यूटिकल्स में। अब पहलगाम जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वो जेडी वेंस जी आए थे उसी के बीच में हो गया था, ठीक है। अब देखो एक था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी, बस थोड़ा सा जान लो इसके बारे में। साइन हुआ था 1 जुलाई 1968 को, हल्का बेसिक जान लो, 1 जुलाई 1968 को साइन हुआ था एनपीटी। फोर्स में कब आया था, फोर्स में आया था 5 मार्च 1970। मेंबर्स आपको पता होगा 191 कंट्रीज़ हैं, ये सारी यूनिवर्सल कंट्रीज इसमें हैं ऑलमोस्ट। इंडिया का स्टेटस की बात करें, इंडिया बोला हम नहीं बनेंगे, हम नहीं बनने वाले मेंबर, नॉट ए मेंबर। क्यों, क्योंकि यार बगल में बैठा है पाकिस्तान, हम बन जाएंगे तो कहीं वो कुछ कर दे तो पाकिस्तान बोला हम भी नहीं बनेंगे, जाओ, ठीक है। अब बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एनपीटी का, नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब वो प्रिवेंट करेगा स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टू नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स, डिसआर्मामेंट, प्रमोट करेगा स्टेट टुवर्ड्स ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेगा, क्लियर एनर्जी की बात करेगा, ठीक है, बस इतना ही जानना है। अब इंडिया तो साइन किया नहीं है क्योंकि बहुत सारे कारण हैं, उसमें पाकिस्तान भी एक कारण है। अब देखो इंडिया के पीएम विजिट किए श्रीलंका, चलिए ये नज़दीक के दोस्त हैं, इनके यहाँ जाना ज़रूरी है क्योंकि ट्रिंकोमाली जो पोर्ट है, हम्बनटोटा जो पोर्ट है, वहाँ पे चाइना आके बैठ रहा है। तो चाइना आके बैठ रहा है तो क्या दिक्कत है, बैठने दो। अरे भाई दिक्कत कैसे नहीं है, अगर चाइना आकर के आपके श्रीलंका के पास बैठ जाए तो आपका जो न्यूक्लियर, आपका जो इसरो का बेस है, फिर आपका पूरा साउथ इंडिया का ट्रेस है, वो सारा वो लेगा आराम से। फिर आप रहना बैठे बैठे, डीआरडीओ को भी ट्रेस करेगा, फिर बेंगलुरु को भी ट्रेस करेगा, आईटीएफ को भी समझेगा, इसरो को भी डैमेज करेगा, फिर देखते रहना। तो इसको रोकने के लिए मोदी जी बोले चलो यार अब हमसे रहा नहीं जा रहा है। 2015 से अभी तक में वो 4 बार जा चुके हैं श्रीलंका। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि नहीं जाएंगे तो फिर यह वही बात है यार, ला करके लगा देगा अपना वो सबमरीन। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो हाल में ही श्रीलंका गए थे, चौथी ऑफिशियल विजिट है श्रीलंका का सिंस 2015। इनवाइट किया गया था इनको प्रेसिडेंट जो अनुराग कुमारा दिशायंका जी हैं उनके द्वारा। अब ये जो प्रेसिडेंट है ना, ये क्यों खास है, क्योंकि जैसे प्रेसिडेंट बने थे भागे भागे इंडिया आए थे, ये बोले हमको भी चाहिए कुछ दोस्ती आपसे, ठीक है। तो ये जो विजिट था वो एक थीम के द्वारा गाइडेड था, उसको अगर पढ़ोगे, फ्रेंडशिप ऑफ सेंचुरीज, कमिटमेंट टू अ प्रॉस्परस फ्यूचर, ठीक है। अब देखो मेनली क्या होता है, जब इतना ज़्यादा बड़ा कोई थीम रहे ना तो उसको कम ही पढ़ के जाओ, क्योंकि ये इतना एलोंगेटेड थीम नहीं पूछता है, छोटा सा पूछता है, 1 वर्ल्ड 1 अर्थ 1 रूफ 1 सन, ठीक है, वैसा कुछ पूछता है। तो एक मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, लेकिन पूछने का चांसेस कम हो जाता है। ये जो विजिट है वो आपको श्रीलंका की इंपॉर्टेंट रोल जो होती है इंडिया के रीजनल आउटरीच में, जैसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात होती है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आपको पता होगा, बेसिकली जो हमारे आसपास के दोस्त हैं उनको ध्यान रखो, उनका ख्याल रखो, उनको ज़रूरत पड़े कुछ मदद कर दो, ठीक है। और जैसे मान लो 2 कंडीशन हो जाता है यार, एक तो मान लो कि चाइना है और ये इंडिया हो गया, मान लो यहाँ श्रीलंका को कुछ हुआ, यहाँ ट्रेजिडी हो गया, मान लो अभी भी यहाँ पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, तो ये पास किया मान लो $5 लाख, इंडिया पास किया $7 लाख। ये पास कर दिया 2 महीने में, इंडिया का पास हो रहा है 1.5 साल में। तो यही है, आप अगर क्लोजनेस फ्लो करना चाहते हो तो आपको इफेक्टिवली काम करना पड़ेगा। आप दे रहे हो, अच्छी बात है, हालांकि इंडिया अच्छा काम किया इधर। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है इंडिया का फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव है जो प्रायोरिटाइज करता है, स्ट्रेंथन करेगा टाइज़ को विद नेबरिंग कंट्रीज इन साउथ एशिया और इंडियन ओशन रीजन। इसकी बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के मतलब इसको फॉर्मली इसको और स्ट्रेंथन किया गया 2014 से, ताकि पीस, स्टेबिलिटी और उस रीजन का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। अब देखो कौन कौन से कंट्रीज इसमें कवर्ड हैं। इंडिया के इमीडिएट नेबर्स जैसे बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, मालदीव्स और पाकिस्तान, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान के साथ क्या ही रिश्ता है आपको पता ही है, पाकिस्तान को भगा ही दो यहाँ से। और
अगर देखा जाए तो जो ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ना, वो आपको इंडियन ओशन रिम जो कंट्रीज़ हैं, रीजन जो हैं, वहाँ पे भी फ्लो करती हैं। एक इनिशिएटिव चलाया गया था सागर, उसके एम्बिट में, दैट इज़ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। चलिए, तो अब जो इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो अलाइन करता है महासागर विजन के साथ, जो एम्फेसाइज करता है स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद इंडियन ओशन रीजन। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें। अब देखो पीएम मोदी जो है वो प्रेसिडेंट जो दिसायांके जी हैं, उन्होंने क्या क्या इनॉग्रेट किया है, एकदम कान खोल के सुन लेना, एग्जाम में आएगा। महो ओमनथई रेलवे लाइन। अब महो ओमनथई दे दिया ना तो ओमान मत मार देना, ठीक है। ये ओमनथई जो है वो श्रीलंका में है, इंडिया के द्वारा फंड किया गया है। 91.27 मिलियन डॉलर इंडिया दिया है इसमें। फिर आपको एक है अनुराधापुरा सिग्नलिंग सिस्टम, जो कि अपग्रेड किया गया है विद $14.89 मिलियन, इंडिया एड किया है इसमें। मोदी जी विजिट कहाँ किए हैं? जयाश्री महाबोधि टेम्पल। आपको पता होगा जो महाबोधि जो ट्री है, जो पीपल ट्री थी, उसकी जो लास्ट आर्म थी वो कहाँ पे रखी हुई है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, श्रीलंका में या नेपाल में, ठीक है। दोनों में से कहाँ पे है? जो लास्ट, एक तरीके से समझो कि लास्ट जो बिट है महाबोधि ट्री की, वो कहाँ पे रखी हुई है। तो उन्होंने वहाँ पे बुद्धा रिलिक्स एग्जीबिशंस को भी विजिट किया और बोध गया डेवलपमेंट की बात की और क्लर्जी कंट्रोल की भी बात की। अब देखो श्रीलंका थोड़ा सा दिखाया कि देखो हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। 11 इंडियन फिशरमैन थे जो मोदी जी अपील किए कि इनको छोड़ दीजिए, फिशरमैन है, तो उनको छोड़ दिया गया। अब देखो तमिल पार्टीज़ हैं, उन्होंने रख किया कि बैन, एक होता है बॉटम ट्रॉलिंग। बॉटम ट्रॉलिंग क्या होता है ना, एक कंसेप्ट है बेसिक सा। यहाँ पे ना हेवी नेट्स का यूज़ करते हैं, हेवी नेट्स का यूज़ करते हैं। बड़ी बड़ी बोट लेके जाएंगे और हेवी नेट्स को यूज़ करेंगे। हेवी नेट्स को यूज़ करने का क्या मतलब हुआ कि बोट से डाले और वो चला गया बॉटम पे। इतना बड़ा और हेवी नेट था कि वो बॉटम पे चला गया और बॉटम पे बड़े बड़े मैग्नेट्स लगा के रखे और पूरी की पूरी सरफेस से जितने भी स्पेसीज हैं उसको उठा लेता है, जिसमें खास करके स्क्विड हो गया। फिर जो हेवी नेट्स होते हैं वो ड्रैग करते हैं, सी फ्लोर को कैच, फिश को कैच करते हैं, और श्रिम्प, कॉड, फ्लाउंडर होता है उसको कैच करते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार है। सी फ्लोर हैबिटेट को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, कोरल रीफ्स को बर्बाद करते हैं, सी ग्रासेस को बर्बाद करते हैं। फिर इसके साथ साथ नॉन टारगेट स्पेसीज जिसको कभी भी टच नहीं करने की बात होती है उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। मराइन इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। हाई फ्यूल का काफ़ी यूज़ करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है, ठीक है। तो ये सब मानना पड़ेगा। अब इसके रिस्पॉन्स में इंडिया बोला रुको, तो बात तो सही कह रहे हो यार। तो तमिलनाडु में क्या किया उन्होंने, बैन कर दिया बॉटम ट्रॉलिंग को। याद रखिएगा, एक कंसेप्ट होता है मून लाइटिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मून लाइटिंग क्या होता है, ठीक है। तो लगभग अप्रैल जून में जो फिशिंग सीज़न होता है उसमें इसको बैन किया गया पाक बे वाले रीजन में। और इंडिया ये भी कहा है कि वो फेज आउट कर देगा बॉटम ट्रॉलिंग को और डीप सी फिशिंग को कम करेगा ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम के एम्बिट में, ठीक है। चलिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया श्रीलंका का डिफेंस, एनर्जी और डिजिटल टाइज पे। इसी के साथ साथ इंडिया श्रीलंका पार्टनरशिप जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर और रीजनल पीस में काफ़ी आगे बढ़ेगा। अब देखिए, श्रीलंका के प्रेसिडेंट आए थे हमारे अनुराग कुमारा दिशांका जी, जो हैं वो दिसंबर 15-17 2024 को विजिट किए थे। ये इनका पहला ओवरसीज़ विजिट था। बेसिकली इन्होंने, अगर ये जो ट्रिप था वो स्ट्रेटेजिक रीइंफोर्समेंट, इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज की बात करता है और रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात करता है। कोई भी हॉस्टाइल फॉरेन एक्टिविटी को नहीं होगा, कोई भी हॉस्टाइल फॉरेन एक्टिविटी नहीं साइन किया जाएगा श्रीलंका के सॉइल से, इस बात को प्रॉमिस करते हैं वो, ठीक है। चलिए, अब एक समझिएगा, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को भी एक्सपेंड करने की बात की गई। अब अगर इंडिया की रोल की बात कर ले 2022 के बाद की इकोनॉमिक रिकवरी में, तो इंडिया जो है वो $4 बिलियन का एड दिया था, जो कि बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट है। और इसी के साथ साथ जो डेट टू इन्वेस्टमेंट जो टाइज है वो उसको फाइनलाइज किया गया, ठीक है। और समझें तो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंड किया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी के केस में भी, रिन्यूएबल एनर्जी के भी बारे में बात किया गया है। समालपुर सोलर, लिक्विफाइड नेचुरल गैस और विंड एंड, और साथ साथ में ही ट्रिंकोमाली को एनर्जी हब के बनाने की बात की गई है। आपको पता होगा ट्रिंकोमाली, जहाँ पे चाइना का एक अपना एग्जिस्टेंस बना रहा था। ट्रिंकोमाली की बात कर ले, एक नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है, इसको दिमाग में रखिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका। और एक चीज़ और समझिएगा, फाइनेस्ट नेचुरल हार्बर पूरे वर्ल्ड की माना आती है इसको, ठीक है। चलिए, इंडिया अंगोला रिलेशनशिप। तो चलो भाई, अब सीधी सी बात ये हुआ कि मोदी जी जा रहे हैं हर जगह, तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मुर्मू जी,
वो भी बोलेंगे तुम भी, हम भी किसी को बुलाएंगे, अब आप ही जाके चाय पीते हो हर जगह, ठीक है आप ही बुला लो। तो मुर्मू जी बुलाते हैं अंगोलन जो प्रेसिडेंट हैं जोआओ लोरेंको, ठीक है, इनको बुलाते हैं। अब इनको बुलाती हैं, वो कहती हैं कि आपका पहला विजिट है इंडिया में, तो आप जो आपका हमारा जो 40 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज इसको और अच्छा करते हैं, बिल्कुल कीजिए। तो डिफेंस कोऑपरेशंस में इंडिया जो है वो 200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, ताकि अंगोला जो है उसको वो अपने वेपन वाले सेगमेंट को मॉडर्नाइज कर सके। सोवियत ओरिजिन मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें SU सुखोई 30 जेट्स भी दिया गया है अंडर इंडिया सागर इनिशिएटिव। सागर मीन्स सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। अब एक समझ लीजिए, हम लोगों ने ट्रिंकोमाली की बात की थी, तो हम्बनटोटा के बारे में भी जान लीजिए। हम्बनटोटा भी एक पोर्ट ही है, दिमाग में रखिएगा, बस श्रीलंका के आसपास का है, तो उससे ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अंगोला के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, साउथ वेस्टर्न रीजन में पाया जाता है। कैपिटल इसका है लुआंडा। ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज गेस करना, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, एक तो फ्रेंच, एक पोर्तुगीज़, एक भोजपुरी, ठीक है, बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। वैसे पोर्तुगीज़ है, क्योंकि पोर्तुगीज़ काफ़ी दिन तक रहा वहाँ पे। करेंसी इसकी है क्वांजा। इंडिपेंडेंस हुआ पुर्तगाल से 1975 में। बॉर्डर ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मेजर रिवर कॉन्गो रिवर है, पार्सली इसमें बॉर्डर बनाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बात हुआ। इंडिया ऑफर किया है कि वो सपोर्ट करेगा अंगोला को 3 की रेलवे लाइन में, इंक्लूडिंग एक तो आपको लोबितो कॉरिडोर, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मजाक लग रहा होगा, लोबितो कॉरिडोर ऑप्शन में आने वाला है आपका, RO के एग्जाम में ही देख लेना इसको। लोबिता कॉरिडोर जो है वो USA और यूरोपियन यूनियन के द्वारा बैक्ड था, इसमें भी इंडिया कुछ हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ ग्लोबल कनेक्टिविटी गोल्स को भी बढ़ाएगा, जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके बारे में आप क्यों ये हॉल्ट पे चला गया। हॉल्ट पे गया है इजराइल कन्फ्लिक्ट में, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछें कि IMEEC जो है वो एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कनेक्टिविटी प्रोग्राम था जो कि इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करेगा। एक मिनट, हाँ, इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इंडिया को हम कनेक्ट कराते हैं यूरोप से। अब इंडिया यूरोप की कनेक्टिविटी होगी, लेकिन बीच में मिडिल ईस्ट आएगा, बहुत सारे। अब मिडिल ईस्ट जो आएगा वो आपको बहुत सारे रेल लिंक और कनेक्टिविटी को कैरी करके लेके आएगा, जिसमें रेल भी हो सकता है, शिपिंग नेटवर्क होगा, बूस्टिंग ट्रेड होगा, एनर्जी होगा, डिजिटल कनेक्टिविटी होगा, ठीक है। अब जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ थी उसका नाम सुन लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक तो इंडिया हो गया, इसके साथ साथ UAE हो जाएगा, फिर सऊदी अरेबिया हो गया, फिर जॉर्डन हो गया। जॉर्डन किस सी के पास है बता दीजिए जल्दी से। फिर एक यूरोपियन यूनियन हो गया, यूरोपियन यूनियन में भी ज़्यादा प्रिसाइज जाएंगे तो ग्रीस प्लस इटली समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट, अब US तो आएगा ही, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट जो है वो फैसिलिटेटर की तरह आएगा, हालांकि कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बोलेगा हम भी आएंगे, हम भी कुछ तो कुछ इधर उधर सप्लाई करेंगे। अब इसको लॉन्च किया गया था, G20 लीडर समिट हुआ 2023 में, तब लॉन्च किया गया था। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आ रही है सऊदी अरेबिया, UAE, जॉर्डन और इधर इजराइल भी आ गया ना, इसलिए दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब इसमें जो IMEEC है उसमें इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल का कॉरिडोर है, ये एक ईस्ट कॉरिडोर हो गया। नदर्न कॉरिडोर में बात कर ले, इजराइल, यूरोप, ग्रीस, इटली वाया मेडिटेरेनियन सी है, तो ये हो गया। अब क्लाइमेट कोऑपरेशन की बात किया गया है। अंगोला साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क। अब देखो ये 123वां मेंबर बना है, अंगोला जो है वो 123वां मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो लोरेंको जी हैं वो आपको अफ्रीकन यूनियन को भी चेयर कर रहे हैं, जिससे देखा जाए तो और इंडिया और साउथ अफ्रीकन जो बॉर्डर रेलेवेंस है और बढ़ जाता है। एनर्जी पार्टनरशिप में बात करें अंगोला से, तो बेसिकली इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट अफ्रीकन सोर्स है क्रूड ऑयल का और LNG का। 90% लगभग आप समझिए 90% ऑफ इट्स 3.5 बिलियन एक्सपोर्ट जो होता है इंडिया का वो एनर्जी बेस्ड ही होता है इनसे। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की बात कर ले तो 3 MOUs को साइन किया गया है एग्रीकल्चर में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में और कल्चर में। ट्रेड ग्रोथ की बात कर लें तो बायलैटरल ट्रेड जो है वो 2.14 बिलियन, 2021 की बात करें तो 2.14 बिलियन था, $बिलियन। और अगर
22-23 की बात करें तो $4.22 था, और 23-24 की बात करें तो 4.19, तो नियरली $4.19 याद रखिएगा, जिसमें इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है वो आपको $698 मिलियन है। ठीक है, अब हम लोग इंडिया इटली बायलैटरल मीट की बात कर लेते हैं। मिस्टर एंटोनियो तजानी जो हैं, जो डिप्टी पीएम रह चुके हैं, पीएम हैं, डिप्टी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर, और साथ साथ में इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ इटली हैं, वो इंडिया विजिट करते हैं। अपडेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इनके साथ जो हैं वो एन्ना मारिया बर्निनी, जो मिनिस्टर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च हैं, और इनके साथ साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन जो इटालियन बिजनेस का है, और एकेडमिक लीडर्स भी आए थे। दोनों कंट्रीज़ में अगर बात करें तो आपको इंडिया की तरफ से इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर ईएम जो हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो इनके साथ टॉक्स पे थे। दोनों कंट्री ने रिव्यू किया जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान, जिसको JSAP कहते हैं। इसका फोकस एरिया था ट्रेड, डिफेंस, क्लीन एनर्जी, डिजिटल टेक, AI, साइबर, टेलीकॉम, एजुकेशन एंड यूथ मोबिलिटी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान JSAP, ये इंडिया और इटली के बीच में साइन किया गया है। ये दोनों नेशन जो हैं वो आपको कंक्रीट बोले हैं कि जो भी JSAP का आउटकम होगा ना वो काफ़ी कंक्रीट होगा और काफ़ी इफेक्टिव होगा। इसी के साथ साथ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात जो की है वो कहे हैं कि फिर से रीट्रेट किया जाएगा अपने कमिटमेंट को। इटली जो है वो अपॉइंट किया है एक स्पेशल एनवॉय फॉर IMEEC, दैट इज़ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, अब देखिए इंडिया इटली बिजनेस साइंस एंड टेक एंड फोरम जो को-चेयर्ड किया गया था EAM के द्वारा, CIM और DPM तजानी जी के द्वारा, ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है इंडिया और इटली के बीच में, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें तो एक आपको रोमन मोज़ाइक एंड टेक्सटाइल एग्जीबिशंस को इनॉग्रेट किया गया है, जिससे इंडिया और इटली का टाई जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है इन टर्म्स ऑफ दिस कल्चरल बॉन्ड। अब इंडिया इटली स्ट्रेटेजिक प्लान की बात कर लेते हैं 25-29। ठीक है, 58th एनुअल मीटिंग ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का 58वां एनुअल मीटिंग हुआ है, जो आपको कहाँ पे हुआ है, मिलान में। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इंडिया के फिनांस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, वो अटेंड किए हैं। इंडिया इटली जो है वो जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान पे बात किया है 2025-29 के बीच में। हाई लेवल डायलॉग बेसिकली जो इकोनॉमिक टाइज को और डिपेंड करने के लिए चलाया गया है। डिजिटल इनोवेशंस, रिन्यूएबल एनर्जी कोलैबोरेशंस, क्लाइमेट कोऑपरेशंस, ये दोनों नेशन के बीच में चली है। ठीक है, और ये 58th ADB एनुअल मीटिंग चल रहा था, उसी के साइड में ये सारा चीज़ चला है साथ साथ में। इसीलिए लोग जो फिजिकल मीट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी मान लो जैसे G20 हो गया, ADB हो गया, ये सब चीज़ों में होना चाहिए। अब देखो इंडिया न्यूजीलैंड की बायलैटरल मीट की बात कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो न्यूजीलैंड के हैं क्रिस्टोफर लुक्सॉन जी, वो इंडिया आते हैं मार्च 16 से 20, 2025। 4 दिन का ये विजिट था। और देखो फिर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात ये लोग इनिशिएट करते हैं। दोनों नेशन जो है वो अब दोनों कंट्री जो है वो आपस में बायलैटरल कोऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए इन डिफरेंट एस्पेक्ट लाइक ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, मल्टीलैटरल एंगेजमेंट में काफ़ी फोकस कर रही है। तो इंडिया न्यूजीलैंड बायलैटरल मीट की बात कर रहे हैं। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड के वो हैं क्रिस्टोफर लुक्सॉन, ये इंडिया विजिट करते हैं। FTA की बात चलती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मैंने बहुत बार बताया FTA के कंडीशंस को। बताना मुझे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में क्या क्या ऐसे कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जो कि एप्लीकेबल हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और समझो कि 2011 में न्यूजीलैंड लॉन्च करता है ओपनिंग डोर्स टू इंडिया पॉलिसी। ओपनिंग डोर्स टू इंडिया पॉलिसी। ठीक है, लेक्चर डिले होने का मेन रीज़न है कि काफ़ी जोर की सर्दी हो गई थी। ठीक है, इसलिए लेक्चर थोड़ा डिले हो रहा है। बट अब RO को कंसीडर कर रहा हूँ मैं, आपको एकदम फुल फ्लेज्ड आपके एग्ज़ाम से पहले तक मैं कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा डाल दूँ। अब देखिए 2011 में जो न्यूजीलैंड है उन्होंने ओपनिंग डोर टू इंडिया पॉलिसी को आइडेंटिफाई किया था और इसमें यह भी बताया था कि इंडिया जो है हमारा वो मेजर पार्टनर है। ठीक है, प्रायोरिटी पार्टनर है। और इसी इनिशिएटिव के पार्ट में न्यूजीलैंड INC इंडिया स्ट्रैटेजी को भी अनवेल किया गया था। बेसिकली इसका मेन आइडिया यही था कि ये ट्रेड को इकॉनमी को, पॉलिटिकल टाइज को बढ़ाए। ठीक है, आप देखिए एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप जिसको कहते थे
इंडिया न्यूजीलैंड 2025, ठीक है। और इसका मेन जो क्रक्स था वो था इन्वेस्टिंग इन रिलेशनशिप, ठीक है। इसको रिलीज़ किया गया था ताकि जो सस्टेनेबल पार्टनरशिप हो वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, ठीक है। इंडिया न्यूजीलैंड का जो पार्टनरशिप हो लॉन्ग टर्म का हो। अब देखो एक और चीज़ों को साइन किया गया जिसको कहते थे CCA। CCA मतलब क्या हुआ, ये था आपको कस्टम्स कोऑपरेटिव अरेंजमेंट, ठीक है। इसको साइन किया गया था अगस्त 2024 में। इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब स्टेट विजिट हुआ था वेलिंगटन में, ठीक है, अगस्त 2024 में, तो न्यूजीलैंड जो है न्यूजीलैंड वो रेटिफाई किया गया था एज ए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। वो रेटिफाई कर दिया था ISA को। ISA के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में। अब देखो जो टोटल बायलेटरल ट्रेड की बात कर ले हम लोग, टोटल बायलेटरल ट्रेड जो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में होता है, हल्का सा ध्यान रखो। देखो इससे क्या होता है ना, नेचर ऑफ द रिलेशन के बारे में रिफ्लेक्शंस होता है। अगर नेचर ऑफ द रिलेशन को अगर आप समझ लोगे ना तो आपको आंसर लिखना, आपको जैसे प्रीलिम्स के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मान लो मल्टीपल ऑप्शंस के दे रखे हैं, 3 ऑप्शंस है, उसमें आप एक कट कर पा रहे हो, जो रिमेन 2 है ना उसमें से कुछ ऐसे इमोशंस निकलेंगे आपको जो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ यहाँ पे ये बात हो रही थी, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ इस तरीके का रिश्ता है इंडिया का, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली टोटल बायलेटरल ट्रेड है इंडिया एंड न्यूजीलैंड का, वो आपको $1.75 बिलियन का है, $1.75 बिलियन का है, ये ध्यान रखिएगा, बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। अगर हम लोग न्यूजीलैंड की एक्सपोर्ट्स की बात करें इंडिया में, तो ये आपको $0.84 बिलियन है। न्यूजीलैंड की एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड की एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर इंडिया के एक्सपोर्ट की बात कर लें, इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है न्यूजीलैंड में, तो ये आपको $0.91 बिलियन है। तो अभी इंडिया जो है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। इसी के साथ साथ बात करें तो बहुत सारे नेगोशिएशंस भी हो रहे हैं। एक आपको पता होगा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, तो इस पर भी काम चला। ये कब से हुआ, अप्रैल 2010 से, लेकिन बाद में 2015 में ये बात रुक गई, आगे नहीं बढ़ी, ठीक है। अब मार्च 2025 में फिर से आते हैं दोनों कंट्री आपस में, जो डिस्कशन है उसको रिवाइव करने के लिए, और यहाँ पे बात होती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो न्यूअर फॉर्म में है उसको लाने की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फ्रेमवर्क। तो ये हमारा हो गया इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशनशिप, बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। अब इंडिया USA के रिलेशनशिप की बात क्या ही करें, रिसेंट डेवलपमेंट्स को हमेशा याद रखना, कभी गिरता है कभी उठता है, लेकिन जब भी उठता है याद रखना कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो USA है उसका जो पॉलिसी है ना वो हमेशा से एकदम स्टेन्ड पॉलिसी है। अभी ट्रंप जो है उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की थी। वो कह रहे थे कि यार तुम बेसिकली क्या है कि तुम जितनी चीज़ों को हमारे यहाँ भेज रहे हो ना, जैसे मान लो कि कोई मोटरसाइकिल है इंडिया से जा रहा है, अब इंडिया से कोई मोटरसाइकिल जा रहा है तो ट्रंप का कहना है यार तुम हमारे मार्केट में आ रहे हो, अब जैसे रॉयल इनफील्ड हो गया, तो तुम हमारे मार्केट में आ रहे हो, तुम्हारी सामान जो है वो बहुत सस्ता पड़ जा रहा है, क्योंकि तुम तो ट्रेड करते हो रुपीज़ में, और हमारा जो है हार्ले डेविडसन मान लो या फिर कुछ ऐसी बाइक हो गया जो USA बेस्ड है, तो हमारा तो महंगा है, लोग धीरे धीरे तुम्हारी तरफ जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमारा जो लोकल जो प्रोडक्शन यूनिट है उसको इफेक्ट पड़ रहा है, और तुम डेवलपिंग करके और फ़ायदा ले रहे हो, तो अब ये नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो रही है, बेसिकली इसको इफेक्टिव ये 2 अप्रैल से ला रहे हैं, कह रहे हैं कि अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये कह रहे हैं कि वैसी कंट्रीज़ पे जो दिख रही है कि डेवलपिंग है, लेकिन वो अंदर से धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो वो इम्पोज कर रहे हैं हाई ड्यूटीज़ ऑन US गुड्स। तो जो US की गुड्स उनके यहाँ जा रही है उस पर हाई ड्यूटीज़ लगा रहे हैं। जैसे टारगेट किसको किया गया है, तो इंडिया को, चाइना को, यूरोपियन यूनियन को, ब्राज़ील को, मेक्सिको को, कनाडा को, ठीक है। अब देखो ट्रंप जो है इस दिन को जब टैरिफ को रिट्रीट कर रहे थे, वो मतलब टैरिफ को वो इम्पोज कर रहे थे, और इसके साथ साथ रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे थे, तो इसको कहते हैं वो लिबरेशन डे, ठीक है। अब ये कहते हैं कि ये लिबरेशन डे है USA का। ट्रंप अनाउंस करते हैं कितनी % टैरिफ, तो याद रखिएगा 26% टैरिफ की बात करते हैं, 26%। ये डाटा आपको फैक्चुअली याद होना चाहिए, खासकर इंडिया, मान लो ये इंडिया लैंड हो गया, इंडिया कुछ भेज रही है USA,
तो ये इंडिया का लैंड हो गया, ये यूएसए हो गया, यहाँ पे कुछ इंडिया भेज रहा है तो उस पर लगा दिए 26% टैरिफ कि भाई तुम भेज रहे हो ना, अब इस पर 26% जोड़ देना, ठीक है। और ये कह रहे हैं बाद में इसको अगर देखा जाए तो इसको 3 महीने बाद इसको इसी टैरिफ को सस्पेंड कर दिया जाता है 90 डेज़ के लिए। तो 26% इम्पोर्ट्स पे लगाएं, बाद में जो एडिशनल टैरिफ था उसको सस्पेंड कर दिया गया, और ये सस्पेंशन जो है वो 90 दिन तक चलेगा बोल रहे हैं वो। अब ये जो अनाउंसमेंट है बेसिकली ये ट्रेड इम्बैलेंसेस को शो करता है। उनका कहना है कि हम लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करेंगे, फिर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी जो ट्रेड बैरियर्स है उस पर भी काम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग अपना खुद का ख्याल रखेंगे। अब ट्रम्प कहते हैं कि यार इंडिया तुम तो बहुत हाई टैरिफ लगाते हो, खास करके ऑटोमोबाइल्स में। अब मुझे बताना वर्ल्ड में इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग में कितनी रैंक है, 1 2 3 4। अब दूसरी चीज़ बताना कि सेल फोन मोबाइल फ़ोन बनाने में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग में कितनी रैंक है, 1st 2nd 3rd 4th। ठीक है, दोनों क्वेश्चन वीवीआई है, याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो ट्रंप जो है वो बताते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो इंडिया की ड्यूटी है वो 100% से भी एक्सीड कर गई है, और इंडिया जो है वो टैरिफ्स लगाता है 30 से लेके 70% तक बहुत सारे यूएस प्रोडक्ट्स पे। यूएस का कोई प्रोडक्ट जा रहा है इंडिया में तो इंडिया उसको महंगा कर दे रहा है। इंडिया महंगा क्यों कर रहा है? देखो बेसिक सा इक्वेशन होता है यार, कहने का मतलब यही है कि तुम अगर ये यूएसए है ये इंडिया है, यहाँ से कुछ सामान भेजा, अगर मान लो वो 100 रुपये का था, अगर इंडिया इस पर लगा दिया 70% टैरिफ, तो ये इंडिया में 170 रुपीज़ में सेल हो रहा है। अब यही सामान जब यूएसए में 100 रुपये में बन रहा था तो इंडिया में वही सामान, मान लो एक 2 पेयर ऑफ शूज़ है, तो वही 2 पेयर ऑफ शूज़ जो है वो इंडिया में तो भाई 100 रुपये से कम ही 90 रुपीज़ में बन रहा होगा, क्योंकि इंडिया में लेबर भी सस्ता है, इंडिया में रॉ मटेरियल्स भी सस्ता मिलेगा, तो ये 90 मिल रहा है। अब ये सामान बताओ हमारे यहाँ 90 में मिल रहा है, और उनका सामान वही सेम क्वालिटी, मतलब क्वालिटी थोड़ा अच्छा हो सकता है रिस्पेक्टिव, लेकिन ये 170 रुपीज़ का मिल रहा है, तो कोई क्यों खरीदेगा 170 रुपीज़ का? आप खुद बताओ। तो यहाँ पे जो टैरिफ इम्बैलेंसेस की बात हो रही है, यही ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं भाई तुम बेईमानी कर रहे हो मोदी जी, अब हम काम करेंगे, और जो काम हम करने वाले हैं उसमें यही होगा कि हम तुम पे रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करेंगे। तो पहले बोले कि हम तुम पे 26% लगाएंगे, और इसी दिन को हम कहेंगे लिबरेशन डे। ठीक है, हमारा लिबरेशन डे, हम आज़ाद हो गए इस दिन से। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं। अब देखो वही कहता है कि यार हम कुछ भेज रहे हैं तो हम तो बेच ही नहीं पा रहे वहाँ पे, तुम भेज रहे हो, तुम सस्ते में भेज दे रहे हो, हम तुम पे टैरिफ कम ला के रखे, तुम पूरा का पूरा बेचे जा रहे हो, तो इससे तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। इसीलिए ट्रंप ने एक वर्ड यूज़ किया और कहा कि भाई इंडिया तुम हो टैरिफ किंग, टैरिफ किंग। और साथ साथ में कहा, उन्होंने कहा कि बिग एब्यूज़र इन ट्रेड पॉलिसीज़। और इंडिया क्या पॉलिसी रहता है कि एमएसएमई को ग्रोथ करना है, लोकल जो वर्कर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, लोकल मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, फिर इसके साथ साथ जो लोकल वेंडर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। तो यूएसए का मटेरियल अगर सस्ते में आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार, है ना। अगर हमको हार्ले डेविडसन बाइक, अगर मान लो हमें हार्ले डेविडसन सस्ता मिल जाए, तो हम बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रॉयल एनफील्ड नहीं खरीदेंगे, ठीक है, हार्ले डेविडसन खरीदने लगेंगे, तो कुछ तो हम टैरिफ की बात करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इंडिया पे काफ़ी वो पागल हो गए हैं एक तरीके से। अब देखो ये टैरिफ का क्या इम्पैक्ट हुआ इंडिया पे और कुछ अदर इकॉनमीज़ पे। मूडी एक रेटिंग देती है, आपको पता होगा। उन्होंने कहा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, सिग्निफिकेंट चैलेंज फेस करेगा। इससे क्या होगा, वाइडर टैरिफ डिफरेंशियल जो क्रिएट हुआ है उससे और दिक्कत होगा। यूएसए के साथ वाइडर टैरिफ डिफरेंशियल, अब देखो ये टर्म जो है ना, इसको आप यूज़ करना अपने मेंस के कॉपी में। जब आप मेंस में लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो कॉपी चेक कर रहा है वो बोलेगा अच्छा ये बच्चे को ये पता है कि वाइडर टैरिफ डिफरेंशियल क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लगता होगा कि आई दृष्टि बुक जो है ये आप सेगमेंशियल पर होगे, सेगमेंट्स के लिए पर होगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चाहो तो बहुत चीज़ें मेंस की ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब कुछ सेक्टर्स हैं जो काफ़ी इफेक्टेड होंगे इंडिया में, जैसे ऑटोमोबाइल्स, जैसे फूड सेक्टर, जैसे टेक्सटाइल्स, जैसे फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो ये सब काफ़ी इफेक्टेड होगा। चलिए अब आपसे मैं और कुछ बोलता हूँ। एक गोल्ड कार्ड वीज़ा आया है, गोल्ड कार्ड वीज़ा। ये लाया गया है यूएस के सिटीजन्स के लिए।
ट्रंप ने अनाउंस किया है और उन्होंने कहा है कि गोल्ड कार्ड वीज़ा जो होगा ना वो फॉरेन इन्वेस्टर को अलाउ करेगा टू बाय अ पाथवे टू अमेरिकन सिटीजनशिप फॉर $5 मिलियन। आप आओ, $5 मिलियन दो, अगर आप इन्वेस्टर हो तो $5 मिलियन कितना होता है ऑन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली ₹43.5 करोड़। और आप इन्वेस्टर हो, अगर आप रियल में कैपेबल और कंटेंट इन्वेस्टर हो तो आप आओ, $5 मिलियन दो और अमेरिकन सिटीजनशिप ले लो, ठीक है। और वो कितना 43.5 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। अब इससे क्या है, ये जो गोल्ड कार्ड वीज़ा है ना, ये गोल्ड कार्ड जो वीज़ा है बेसिकली पहले ये जो था वो उसका था EB-5 वीज़ा कहते थे इसको, EB-5 वीज़ा, इसको रिप्लेस करके आया है। याद रखिएगा, EB-5 वीज़ा रिप्लेस हुआ है, गोल्ड कार्ड वीज़ा आया है, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट है, जो EB-5 वीज़ा में इन्वेस्टमेंट होता था वो आपको $800,000 का होता था से $1 मिलियन, $800,000 से लेकर के $1 मिलियन तक होता था। यही आपको लगभग 7 से 8.7 करोड़ डॉलर होता था, ठीक है, 7 करोड़ रुपीज़ होता था, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और कंडीशन था कि आपको कम से कम 10 जॉब देना है USA में, USA बेस्ड। अब लेकिन ये जॉब क्रिएशन वाला जो था सेगमेंट उसको हटा दिया गया। देखो आप बस आंख बंद करके सुनते चलो, याद नहीं करा दूंगा, आराम से याद हो जाएगी चीज़ें, तो फिर कहना, ठीक है। अब कोई जॉब क्रिएशन का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ। अब भाई मोदी जी हुए टेंशन में, ठीक है, कि अब कोई, ट्रम्प यही कह रहे हैं कि हम लोग वेल्दी आदमियों को अट्रैक्ट करेंगे, सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करेंगे, जो कि हमारे US के इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। सीधी सी बात है, देखो लैंड की बात होती है, हमारे लैंड पे क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे लैंड पे प्रोडक्शन क्या होगा, वो हमारी GDP को बढ़ाएगा। GDP को बढ़ाने के लिए आप कहीं से बिलोंग करते हो, आप मेरे ज़मीन पे आओ और प्रोड्यूस करो, सीधी सी बात है। इवन दो आप नेशनल हो कि नहीं हो, आप रहते हो कि नहीं हो, आप मेरे धरती पे आओ और प्रोड्यूस करो। अगर आप बास्केट ऑफ गुड्स में गुड्स को ऐड करते जाओगे, बास्केट ऑफ सेगमेंट्स में चीज़ों को ऐड करते जाओगे तो आपकी GDP बढ़ेगी, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। इंडिया में क्या हो रहा है यार, अगर 12 लाख से ऊपर कमा लो तो टैक्स स्लैब देख लो, मतलब कोई अगर आदमी 1 करोड़ कमा रहा है साल का तो वो रो रहा है, सही बता रहे हैं। उसके पास मान लो 60 लाख बच रहे हैं, तो वो 30 लाख दे रहा है, तो कोई भी इंसान क्यों देगा। अगर यही UAE चला जाता है मान लो, और वो अगर 1 करोड़ कमा रहा है तो 1 करोड़ उसके पॉकेट में आ रहा है, तो क्यों नहीं रहेगा वहाँ पे। ऑब्वियस बात है, वहीं रह के बिजनेस करेगा। आखिर इंडिया में क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है ना। लेबर मिल रहा है ना, उसको खरीद लेंगे, और स्किल्ड लेबर्स मिल रहा है उसको भी खरीद लेंगे, ठीक है। उनको 5 लाख देता है इंडिया, हम देंगे 12 लाख। लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा लिमिट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें हो रही है ना तो हमारा इंडिया जो है वो डिग्रेड हो रहा है। जैसे नीतीश कुमार जी की है ना शिक्षक बहाली में, आप देखते होंगे बिहार में शिक्षक बहाली हो रही है, 30-40,000 टीचर्स आ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ नंबर्स पे, काउंटिंग हेड्स पे काम कर रहे हैं, वो क्वालिटी पे नहीं देख रहे हैं, ठीक है। डिग्री लेके आ गए, एग्जाम दिए, 40,000 की अगर सीट्स निकल रही है, 30,000 सीट्स निकल रही है, ऑब्वियस है कट ऑफ काफ़ी बॉटम जाएगा, ठीक है, कुछ सेगमेंट्स को छोड़ के। तो वहाँ जो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है वो तो देख ही रहे हो। तो अब देखो, अब मोदी जी थोड़ा सा घबराहट तो होगा ही। अगर मैं भी PM होता तो मुझे भी घबराहट होती कि यार इतना सारा, इतना ज़्यादा, ये तो आउट ऑफ लिमिट हो गया। मोदी जी बोले नहीं, अब हम चलते हैं USA। वैसे भी आपको पता ही है मोदी जी घूमते रहते हैं। USA गए और फरवरी में गए थे। उन्होंने कहा सीधी बात है कि अब हम लोग इंडिया USA की टाई करते हैं, मतलब हम लोग अब दोस्त बनते हैं, फिर से फोकस करते हैं ट्रेड पे, डिफेंस पे, सिक्योरिटी पे। बोले ठीक है चलो। तो एक काम करते हैं, ट्रंप जी आप बना रहे थे मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये PYQs है, ठीक है, ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी, शायद BPSC में पूछा था। आप बनाते हो मागा, ठीक है, हम बोलते हैं ठीक है आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाओ, ठीक है, हम भी बनाते हैं मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मीगा। मागा और मीगा को मिला करके हम दोनों लेके आते हैं मेगा, ठीक है। मोदी जी लगा दी दिमाग, मेगा पार्टनरशिप की बात करने लगे। मेक इंडिया ग्रेट अगेन प्लस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आ गया मेगा, ठीक है। वो कहते हैं कि अब देखो नाम की बात तो चलती है, मोदी जी पे तो नाम पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबल स्टेबिलिटी पे बात करेंगे, तो मेगा काम करते हैं हम लोग, ठीक है। और जो बायलेटरल ट्रेड्स है इंडिया और USA का, उसको ना हम लोग डबल करते हैं। कितना करेंगे, $500 बिलियन। ये फैक्टर याद रखिएगा। मैं देखो इसलिए मैं इसको लिख लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि जो फैक्शंस लिखना है उसको लिख दो फटाक से, या फिर आपके बुक्स है तो उसको कलर कर लो। तो $500 बिलियन जो होगा, इसको आप देखोगे 2030 तक जो ट्रेड
टारगेट है वो $500 बिलियन है 2030 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चलिए, अब इतने पे तो मोदी जी रुकेंगे नहीं, बहुत सारी स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जहाँ कोलैब करने की बात करते हैं। चलो एआई की बात कर लेते हैं, सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं और टेक्नोलॉजी टाइज की बात कर लेते हैं। यार देखो सेमीकंडक्टर के मामले में ना, देखो पूरे इंडिया को ना मोदी जी से नाराज़ होना चाहिए। अब मैं बोलूँगा तो कुछ लोग होंगे जो सपोर्टर होंगे, वो मुझे 10 बात कहेंगे, और ये भी हो सकता है कभी कभी क्या होता है, अगर मैं गवर्नमेंट की किसी स्कीम्स को के बारे में बोलता हूँ, अगर मुझे उसके बारे में अगर पॉजिटिव चीज़ बताता हूँ, तो बहुत सारे आते हैं और कहने लगते हैं कि आप पढ़ाओ, आपने व्यू मत दो। मैं व्यू दूंगा, ठीक है, व्यू देना मेरा काम है। आपको नहीं पसंद तो आप देखो, लेकिन व्यू अगर मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? अगर आपको देना होता तो आप बनाते, आप पढ़ाते, ठीक है। तो व्यू देना है, व्यू देना, हाँ, लेकिन देखो थोड़ा न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको दोनों हर तरह के सेगमेंट्स को जुड़ना होता है। अभी देखो यहाँ क्या है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात हो रही है, 6 टोटल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात हो रही है, उसमें से 4 अब गुजरात लेके चले गए हैं, ठीक है, 1 तमिलनाडु लेके गए हैं और 1 शायद असम लेके गए हैं, ठीक है। तो ये 4 जो लेके गए ना, ये थोड़ा सा मतलब समझना, इसकी एस्टिमेट देखना, आप एस्टिमेट देखोगे तो पागल हो जाओगे। उसके बाद आप देखो मेट्रो, जो बुलेट ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन, ठीक है, बुलेट ट्रेन, उसको डायरेक्ट उसको सॉफ्ट लोन फंड करवाए हैं, और फिर ये बुलेट ट्रेन गया आप कहाँ पे? तो अहमदाबाद, गुजरात। इसके बाद सोलर सिटी की बात करते हैं, उसके बाद और देख लो तो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, फिर बहुत सारे जो सेक्टोरल डेवलपमेंट है एंटरप्रेन्योरशिप में, वो वहीं जाता है। अब बिहार जाते हैं तो क्या बात करते हैं, बिहार जाते हैं तो क्या कहते हैं कि इस पुलिया को बनवा देते हैं, यहाँ पे ये सर्किट बनवा देते हैं, यहाँ पे ये धाम बनवा देते हैं। देखो करो, सब कुछ करो, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस रखो। हालांकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार में भी बहुत चीज़ें लाई गई हैं सेंटर के द्वारा, जैसे दिल्ली मेट्रो हो गया, जो मेट्रो का जो कंसेप्ट है वो आ गया पटना में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डबल डेकर ब्रिज हो गया, फिर अगर सर्किट भी बना तो जैसे कॉरिडोर को डिफाइन किए हैं, वो गया कॉरिडोर की भी बात चल रही है, ठीक है। तो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन एक पेस होना चाहिए, क्योंकि अगर बिहार सबसे पीछे है, यूपी अगर बहुत पीछे है, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए आपको, ठीक है, उस पर काम करना चाहिए, उस तरीके से जिस तरीके से आप गुजरात में कर रहे हो। चलिए अब देखिए, इसी तरीके से मेगा पार्टनरशिप जो बना, उसमें कमिटमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड टारगेट्स की बात करते हैं, जहाँ पे $500 बिलियन की बात की है 2030 तक। स्ट्रैटेजिक सेक्टर जहाँ पे एआई, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स। अब देखो क्रिटिकल मिनरल्स की बात होती है, क्रिटिकल मिनरल्स, तो क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर लेते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स वैसे नेचुरल मिनरल्स को कहते हैं, वैसे नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज को कहते हैं, जो इसेंशियल होता है इकॉनमी, नेशनल सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के लिए। लेकिन अगर इसकी बात करें तो सप्लाई जो इसका होता है वो काफ़ी डिसरप्ट होते रहता है। आखिर इसको हम लोग क्रिटिकल क्यों कहते हैं? आखिर ये जो वर्ड क्रिटिकल यूज़ किए गए हैं, क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि इसका जो होता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है, सप्लाई रिस्क होता है, लिमिटेड इसका सब्स्टिट्यूट है, स्ट्रैटेजिक नेसेसिटीज़ हैं इसके, ठीक है। तो अब देखो ये जो वर्ड्स आए, जैसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सप्लाई रिस्क, लिमिटेड सब्स्टिट्यूट, स्ट्रैटेजिक नेसेसिटीज़, तो ESLS, तो इसको आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ों में काफ़ी यूज होता है। सप्लाई रिस्क क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही कम से कंट्रीज़ में कंसंट्रेटेड है। लिमिटेड सब्स्टिट्यूट क्यों है? क्योंकि ये जो काम होता है इसका जो क्रिटिकल मिनरल्स का इंडस्ट्री में, वो उसका ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी क्या है? क्रूशियल होता है डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्लीन एनर्जी में, ठीक है। अब देखो रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लें तो यहाँ लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मेटल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर लें, लिथियम, निकल, ग्रेफाइट। सेमीकंडक्टर्स की बात कर ले, गैलियम, जर्मेनियम, टैंटेलम होता है। डिफेंस एंड एरोस्पेस की बात कर ले तो टाइटेनियम होगा, बेरिलियम होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ले तो रेयर अर्थ होता है एक मेटल्स, एक टंगस्टन होता है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर ले तो यूरेनियम होगा। अब देखो कुछ क्रिटिकल मिनरल्स हैं इंडिया में, जैसे मैं एक बार लिस्ट बता देता हूँ, हो सके तो लिख लेना कहीं पे, ठीक है। कौन कौन सा है? लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, ग्रेफाइट जो है क्या डायमंड और ग्रेफाइट का सेम स्ट्रक्चर होता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो डायमंड होता है क्या वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, क्या डायमंड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है?
तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, डायमंड जो है वो सॉफ्टेस्ट है या सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है? ये 3, ठीक है, ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जब हम मतलब स्किप मत कीजिएगा, जरूर बताइएगा। अब देखो, टंगस्टन हो गया, टीन हो गया, टाइटेनियम हो गया, बेरिलियम हो गया, गैलियम हो गया, वैनेडियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, ये सब आपको क्रिटिकल मिनरल्स के लिस्ट में आते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो क्रिटिकल मिनरल का लिस्ट है ये रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा इस लिस्ट को निकाला जाता है। एक जॉइंट वेंचर है, आपको पता होगा, नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड होता है जो नालको जो होता है, प्लस HCL प्लस MECL एक होता है, मिनरल का है ये PSU, ये सब मिलकर करता है। एम यही है कि हमें ओवरसीज़ मिनरल एसेट्स को सिक्योर करना है, जैसे अर्जेंटीना में काफ़ी मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी मिलेगा, अफ्रीका में मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा। अगर हम लोग चाइना की बात कर लें तो 60 से 70% का जो क्रिटिकल मिनरल्स का मार्केट है वो चाइना कंट्रोल करता है। DRC की बात कर लें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये आपको नियरली 70% जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें भी 70% किसको? तो कोबाल्ट को, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो लिथियम निकल, एक तो लिथियम ट्रायंगल ही होता है। कमेंट सेक्शन में बताना लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन आता है। चिले, अर्जेंटीना और एक और कौन सा है बता देना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। चलिए, मेरा मेन मोटिव यही है कि ऐसी चीज़ें आती हैं तो आपको ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर इसको मैं एक बार रिपीट कर दूं, अगर आपका 2 मिनट एक्स्ट्रा लग गया और इन चीज़ों को अगर आपका सुन लो तो ये काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए, क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो गई, इसके साथ साथ एनर्जी और मिलिट्री इंपॉर्टेंस की बात हो जाए। इंडिया जो है वो US के ऑयल, गैस, मिलिट्री इक्विपमेंट को अब साथ साथ में ही मतलब परचेज करने की बात कर रहा है, जिससे ट्रेड इम्बैलेंसेस जो है वो कम होगा। अब देखो, मैंने ऑलरेडी बताया F-35 स्टेल्थ फाइटर डील, तो F-35 जो है उसकी स्टेल्थ फाइटर डील हुई है, मतलब F-35 जो स्टेल्थ है उसकी फाइटर डील हुई है। स्टेल्थ कहने का मतलब मैंने आपको अच्छे समझा दिया है, वैसी जो वेपन होगी, वैसी प्लेन होगी, वैसी जेट्स होंगी जिसको रडार जो है वो ईजिली ट्रैप नहीं कर पाएगा, रडार उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी के साथ 10 ईयर्स का डिफेंस रोड मैप भी प्लान हुआ है, किस तरीके से जेट इंजन्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ को बाई किया जाएगा बाय इंडिया। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। ऑब्वियस है, इंडो पैसिफिक की बात आती है तो चाइना की बात आती है, लेकिन इंडिया जो है वो अपने मिलिट्री को उस रीजन में काफ़ी एक्टिव रखता है। और एक और ये नाम याद रखिएगा, मुंबई अटैक में एक एक्यूज़ था जिसका नाम है आपको तहव्वुर हुसैन राणा, इसको एक्सट्रेडिशन की बात हो रही है। इंटेलिजेंस शेयरिंग पे भी बात हुई है, जैसे काउंटर टेररिज्म और इमिग्रेशन कंट्रोल मेजर्स की भी बात चली है। अब देखो, इंडिया एंड डेनमार्क की ग्रीन पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं। डेन का मतलब क्या होता है? डेन जहाँ पे लायन रहता है, ये रहता है फॉरेस्ट में, तो बात करेंगे ग्रीन की, ठीक है। अब देखो, डेनमार्क जो है वो लॉन्च किया है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया को लॉन्च किया गया है डेनमार्क के द्वारा फरवरी 2025 में। बेसिकली ये इंडिया के सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस पे बात करता है। सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन, सस्टेनेबिलिटी का मतलब तो आपको पता ही होगा, हम भी यूज़ करें, आप भी यूज़ करें, हमारे आने वाले फ्यूचर भी यूज़ करें और उनको मिले, जो आगे हमारे फ्यूचर आ रहे हैं उनको वो आराम से मिले। आप उसको यूज़ करो, लेकिन जुडिशियस यूज़ करो, रेकलेस यूज़ मत करो, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हुई है। ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो हुआ था वो 2020 में ही हुआ था। इसी के साथ साथ जो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था जो 2020 से चला आ रहा है, वो किस किस चीज़ों पे बेस्ड था? तो क्लाइमेट एक्शन पे, प्लस रिन्यूएबल एनर्जी पे, प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसी के साथ साथ जो दानिश प्राइम मिनिस्टर हैं, मेट्टे फ्रेडरिक्सन, ठीक है। अब इसको याद करना, फ्रेड कहना, मैं फ्रेड कहता हूँ, अगर मुझे पढ़ना है तो मैं फ्रेड ही कहूँगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी दोनों, मतलब अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करना है प्लस सस्टेनेबिलिटी करना है तो दोनों साथ साथ चल सकता है, ये इनका कहना है। तो इससे उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को साथ लेके वो चलें, और जिससे जो डेनमार्क है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा इन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है। अगर हम लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 की बात करें तो डेनमार्क अनाउंस करता है GTAI जो है आपको ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, ये बेसिकली एक्सपेंड करेगा ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे भी। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार निकल गया तो निकल गया, ये काफ़ी फास्ट ट्रैक इनिशिएटिव होगा, ठीक है।
और ये जो इनिशिएटिव है वो आपको कार्बन न्यूट्रलिटी के एफर्ट्स को भी काफ़ी, मतलब कार्बन को न्यूट्रल करने के लिए जो एफर्ट लग रहा है उस पर भी काम करेगा। साथ साथ में बिजनेस पे, रिसर्च पे, गवर्नमेंट के डिफरेंट मॉड्यूल्स पे भी काम करेगा। अब इंडिया भूटान के रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। वैसे इंडो पैसिफिक की बात कर लेते हैं पहले, रुको। इंडो पैसिफिक अगर आता है तो एक जियो पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जो कि इंडियन ओशन को मर्ज करता है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल पैसिफिक ओशन, जिसमें आपको साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी भी इंक्लूडेड है। अब अगर इंडो पैसिफिक की बात करें, जब भी आप इंडो पैसिफिक की बात करना ना, तो हमेशा याद रखना इंडो पैसिफिक जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डायनेमिक रीजन है, जो एशिया को कनेक्ट करता है, मैप को देखोगे आप तो अफ्रीका को कनेक्ट करता है और अमेरिका को कनेक्ट करता है, ठीक है। और साथ साथ में ही बहुत वाइटल रोल प्ले करता है ग्लोबल ट्रेड में, सिक्योरिटी में, जियो पॉलिटिक्स में। अगर हम लोग इंडो पैसिफिक क्यों मैटर करता है, आखिर इस पर इतनी ज़्यादा घमासान क्यों चलते रहते हैं, क्यों बहस चलता है इतना, क्योंकि जो टोटल 60% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है ना, वो आपको इंडो पैसिफिक रीजन वाला कंट्रीब्यूशन है। इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन जैसे इंडिया, एशियान, चाइना इससे बिलोंग करता है। 50% ऑफ ग्लोबल जो ट्रेड है सी रूट से, वो आपको इंडो पैसिफिक बेल्ट से ही होता है। कुछ चोक पॉइंट्स हैं जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, बाबल मंदाब हो गया, तीनों बता देना कहाँ कहाँ पे है। मैरिटाइम सिक्योरिटी आपको पता होगा, पायरेसी से जो थ्रीट है, टेरर से है, नेवल राइवलरी से है, स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस चाइना का जो असर्टिवनेस रहता है और यूएस का नेवल डोमिनेंस जो रहेगा, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी में बात कर लें तो ऑयल सप्लाई जो होता है वेस्ट एशिया से एशिया पैसिफिक में। अब देखो, अगर इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की बात करें, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, तो इसमें जो है ये अनाउंस किया गया था अपने मोदी जी के द्वारा, पीएम मोदी जी के द्वारा, ठीक है। अब जो ये हैं, ये कहाँ पे अनाउंस किए थे, तो बस सुन लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ईस्ट एशिया समिट 2019 में किए थे, और ये कहाँ पे किए थे, बैंकॉक में। बेसिकली इसमें यही एम था, जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव था, उसमें ईस्ट एशिया समिट में जिसको अनाउंस किया गया था मोदी जी के द्वारा, उसमें 7 पिलर को डिसाइड किया गया था, 7 पिलर्स, ठीक है, 7 पिलर्स को। अब वो 7 पिलर्स क्या थे, एक तो था मैरिटाइम सिक्योरिटी, मैरिटाइम इकोलॉजी, मैरिटाइम रिसोर्सेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, फिर इसके बाद साइंस, टेक एंड एकेडमिक कोऑपरेशन, फिर ट्रेड कनेक्टिविटी प्लस मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट। बस एक बार सुन लो, दोबारा मन करे दोबारा सुन लेना, ठीक है, लेकिन फ़ायदा करेगा ये सब चीज़ें। अब इंडिया भूटान रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। तो भूटान के जो किंग हैं जिग्मे खेसार जी, ठीक है, जिग्मे खिसार जी। अब टोटल नाम सुन लो, वांगचुक याद रखना, ठीक है, वांगचुक तो याद ही रहेगा, मूवी से रिलेटेड है तो याद रहेगा बिल्कुल। तो भूटान के जो किंग हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, वो इंडिया आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बुलाते हैं इनको कि आप महाकुंभ मेला को अटेंड करो। महाकुंभ मेला आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा, जहाँ पे ह्यूमन एक साथ आके इतने सारे एक्टिविटी करते हैं, तो बुलाया जाता है उनको कि आप, और इससे क्या होता है, अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, वो भी भूटान जैसी कंट्री को, तो भूटान को क्या फील होगा, भूटान को ये फील होगा अच्छा ठीक है, इतनी अच्छी कंट्री है, इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, मुझे इनवाइट कर रही है। और इंडिया के लिए वैसे भी भूटान आपको पता ही है स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लवली नेबर है। अब देखो, तो बायलैटरल रिलेशन को और बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो इसमें वैसे की आउटकम्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें भूटान का 13th 5 ईयर प्लान जो 2024 से 2029 में है, उसको लाया गया था, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या है कि हम लोग इकोनॉमिक टाइज करेंगे, इकोनॉमिक स्टिमुलस प्रोग्राम को लाएंगे। मतलब स्टिमुलस प्रोग्राम कहने का ये मतलब हुआ, वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम लोग प्रमोट करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेंगे जो हमारे और भूटान के बीच में जो हमारा रिलेशन है उसको रैपिड करेगा। रैपिड रिलेशन करने का मतलब ये हुआ कि भूटान को भी फ़ायदा होगा और हम क्या ही फ़ायदा लेंगे उनसे, लेकिन फिर भी एक अच्छा एक रिलेशन रहेगा, तो दोनों से काफ़ी एक कोहेरेंस रहेगा, ठीक है, इनहेरेंस रहेगा, सॉरी। अब देखिए, भूटान की एक प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोग मदद करेंगे, भूटान माइंडफुलनेस सिटी, भूटान माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट। देखो, यही होना चाहिए, माइंडफुलनेस जो है बहुत बड़ी चीज़ है, लोग फोकस नहीं करते हैं, परेशान होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो लाइफ में चलती हैं, उसको अगर आप उसको सप्रेस करने की कैपेबिलिटी नहीं है तो आप माइंडफुलनेस पे काम करो। माइंडफुलनेस प्रोजेक्ट जो है ये लाया गया था आपको रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के द्वारा। लोकेशन क्या था इसका, आपको समुद्ररूप जोंगखार डिस्ट्रिक्ट जो है ईस्टर्न भूटान, वहाँ पे। तो मैं आपको बता देता हूँ, सामद्रुप, समुद्ररूप नहीं, सामद्रुप जोंगखार डिस्ट्रिक्ट,
जो कि ईस्टर्न भूटान वाले रीजन में है। बेसिक इसका एम क्या था? एम यही है कि ये वर्ल्ड की पहली माइंडफुलनेस सिटी होगी। कोर आइडिया है कि इंटीग्रेट करेंगे स्पिरिचुअलिटी से, सस्टेनेबिलिटी से, मेंटल वेलबींग से और इकोलॉजिकल बैलेंस इन अर्बन प्लानिंग से। ठीक है, माइंडफुलनेस आपको पता ही होगा, जो कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी में रूटेड है, फोकस करता है इनर वेलबींग को और सोशल हार्मनी को। सस्टेनेबिलिटी की बात कर लें, आपको ग्रीन आर्किटेक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात करता है, अर्बन डिजाइन, एजुकेशन, ये सब और मेंटल वेलनेस की बात करता है ये सब। अब देखो सीधी सी बात है, अगर भूटान कर रहा है माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट पे काम, तो आपको पता होगा कि जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है उसमें भूटान बहुत आगे रहता है। इस पे ही वो फोकस किया हुआ है और इसी पे सबको फोकस करना चाहिए। अब चलिए, तो इसमें हम लोग हेल्प कर रहे हैं। साथ साथ में ही एक है आपको पुंटा सांगचू 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। पुंटा सांगचू 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ये आपको लगभग 1020 मेगावाट का है। ये दोनों कंट्री एग्री की है कि ये इस पर फास्ट ट्रैक काम करेगी। पुस्ता चांगटू, देखो पुस्ता चांगटू 1 जो है वो ऑलरेडी रनिंग है, अब इसको पुस्ता चांगटू 2 जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट, उस पर काम होगा। ठीक है, अब क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। इसको इन्हांस किया गया है थ्रू इनॉग्रेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। अब ये जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वो क्या है आपको? दरंगा असम में। ठीक है, दरंगा असम याद रखिएगा, ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। अब दरंगा दे देगा ऑप्शन में, तो आपको समझ क्या बोल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए सब नेशनल डिप्लोमेसी की बात कर लेते हैं। इंडियन स्टेट फॉरेन रिलेशंस हाईलाइट करेगा किस तरीके से इफेक्टिवली हम लोग एक दूसरे से इंगेज हों। असम जो है ना वो बूस्ट कर सकता है इंडिया भूटान ट्रेड को। कैसे? तो आईसीपी, साथ साथ में ही रेल लिंक्स को बढ़ावा देके, रेल लिंक कहाँ से कहाँ तक? तो कोकराझार, गेलेफू, बनरहाट, सामसे, हम इसको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, आपको याद होगा। ठीक है, और लोकल एक्सपोर्ट्स जैसे जोहा राइस, भूट झोल का चिली, ये सब आपको प्रमोट करेगा। अब देखो ये याद रखिएगा कहाँ का है, जोहा राइस हो गया, भूट झोली का चिली है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया कुवैत चलते हैं। इंडिया यूएसए हो गया, इंडिया इजराइल हो गया, इंडिया भूटान हो गया, इंडिया न्यूजीलैंड हो गया, इंडिया यूके हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द इंडिया कुवैत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। देखो कहने को तो आईआर होता है, लेकिन आईआर में इतनी चीज़ें होती हैं जो आपको एक तो मैपिंग का एरिया कंक्लूड करता है, फिर उसके बाद बहुत सारी जो स्कीम्स होती हैं या फिर बहुत सारी इनोवेटिव टर्म्स होते हैं जो आते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे अभी यहाँ पढ़ा आपने, क्या पढ़ा? दरंगा असम। एग्जाम में दे देगा तो दरंगा दे देगा, असम नहीं दिखेगा वहाँ पे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक बार नाम सुना रहेगा तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। अब इंडिया कुवैत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करते हैं। पहली ऑफिशियल विजिट थी, दिसंबर 2024 में गए थे मोदी जी। अब ये जो विजिट है ना, उसमें इंडिया कुवैत रिलेशनशिप की बात होती है, वो भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात होती है। ठीक है, जिसमें आपको डीपर कोऑपरेशन ट्रेड के अक्रॉस और डिफेंस, एनर्जी, कल्चरल डोमेन्स में हम लोग अच्छी तरीके से स्पेंड करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली कुछ हाईलाइट्स है वो देख लेते हैं। अब कुवैत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, अब ये याद रखना होगा आपको, दी ऑर्डर ऑफ कुवैत, दी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ऑफ मुबारक अल कबीर, ये दिया गया मोदी जी को। अब वैसे 26 अवार्ड मिला है, देख लीजिएगा। अब देखिए इससे क्या होता है, न्यू जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स को क्रिएट करने की बात की गई है, जिसमें ट्रेड और टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड डिफेंस पे बात करने की बात की है। ठीक है, बेसिकली जो कमिटमेंट है यहाँ पे पीपुल टाई की बात करता है। ठीक है, और साथ साथ में ही हाई लेवल मिनिस्ट्रियल एग्रीमेंट्स की भी बात करता है। अब एक एमओयू साइन हुआ है डिफेंस सेक्टर में, जो कि ये जो कोलैबोरेशन है उसको और इन्हांस करता है। अब देखिए पहले मोदी जी फर्स्ट हैं जो 43 ईयर्स में फर्स्ट टाइम विजिट किया है यहाँ पे कुवैत पे। इंदिरा गांधी जी का विजिट हुआ था 1981 में। ठीक है, उसके बाद 43 साल के बाद कोई विजिट कर रहा है। ठीक है, अगर कुवैत की बात करें तो इंडिया का 6th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है, और अगर इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में सरपास कर चुका है। तो इतना क्रिटिकल है और इम्पॉर्टेंट भी है, बट अगर 43 ईयर्स में आप नहीं जा रहे हो तो ये बेकार बात है। अब देखिए इंडिया फ्रांस की बात कर लेते हैं। इंडिया फ्रांस मिल के बनाएंगे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम। ठीक है, फ्रांस के साथ कोलैब किया गया है, और फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट जो FMD है,
उसके साथ कोलैब किया गया है। अब बेसिकली ये जो म्यूज़ियम है उसका नाम है युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। अब ये कहाँ बन रहा है? न्यू दिल्ली में। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, युगीन भारत नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में, इंडिया विथ फ्रांस। ठीक है, लार्ज, अब देखिए ये जो होगा लार्जेस्ट कल्चरल इंस्टीट्यूशन होगा, लगभग आपको 1,55,000 स्क्वायर मीटर में फैला होगा। नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक ऑफ सेंट्रल विस्टा, जो सेंट्रल विस्टा का है उसमें ये एक्सपेंडेड होगा। अब देखिए इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो जो है 2023 वाला, उसमें मोदी जी ने ये अनाउंस किया था और इनाग्रेट, जो बेसिकली इस पर और डीपर जो कंसेप्ट था वो रखे थे कि इसको हम लोग बनाएंगे। म्यूजियम एक्सपो हुआ था भारत मंडपम में वहाँ पे, तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब ये जो MOU साइन हुआ था जो फ्रांस का जो म्यूज़ियम जो बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, और ये एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर के साथ। ठीक है, इतना ही जानना है, इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। कल्चरल टाई, सिविलाइजेशन, ये सब बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश हिस्टोरिक एग्रीमेंट क्या हुआ है देख लेते हैं 2024 में। देखो 2024 का कंप्लीट आई दृष्टि इंटरनेशनल रिलेशन वाला अपलोडेड है, उसको आप एक बार फॉलो कर लेना। लगभग आपका 2-1.5 साल का हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है PCS के लिए, एज ऑफ जून 27 तक। ठीक है, तो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश जो है वो साइन किया हिस्टोरिक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट, जो बेसिकली क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड की बात करता है। तो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ये तीनों इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आपस में। तो टोटल क्या है, इनिशियल फेज में नेपाल जो है वो एक्सपोर्ट करेगा 40 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में बेसिकली 40 मेगावाट नेपाल एक्सपोर्ट करेगा, तो नेपाल जो है वो 40 मेगावाट एक्सपोर्ट करेगा, 40 मेगावाट। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको एक्सपोर्ट किया जाएगा रेनी सीजन में, जून 15 से नवंबर 15 हर साल। अब देखिए बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होगा ना वो 400 किलो वोल्ट लाइन से होगा। अब आप सोचो कि 400 kV लाइन क्या कह रहा है? लाइन का मतलब होता है कंडक्टर। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज स्ट्रेंथ होगा कंडक्टर का वो 400 kV होगा, लेकिन आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए धालकेबार मुजफ्फरपुर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन, ये नाम से। ठीक है, इंडिया के थ्रू। नेपाल की बात करें, वो इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी भेजेगा। ठीक है, अब देखो बेसिकली जो एग्रीड रेट हुआ है वो 6.4 सेंट पर यूनिट पे माना गया है। अब फिनेंशियल बेनिफिट क्या है? नेपाल जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो अर्न करेगा लगभग $9.2 मिलियन, लगभग 330 मिलियन नेपाली टका। ठीक है, हर साल इतना कमाएगा नेपाल तो पैसे वाला हो जाएगा। ठीक है, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया जो है वो डेवलप करेगा, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, सनकोशी 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सनकोशी 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कलेक्टिवली, तो अगर कोई आपसे पूछे कि सनकोशी 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किसका कलेक्टिव एफर्ट है, तो नेपाल, बांग्लादेश प्लस इंडिया। टेक्निकल फिजिबिलिटी, टेक्निकल स्टेबिलिटी पे भी स्टडी करेंगे ये लोग इस चीज़ को लेकर के, और साथ साथ से डायरेक्ट ट्रेड की बात होगी नेपाल और बांग्लादेश में। अब देखिए प्रेसिडेंट चले जाते हैं हमारे अल्जेरिया, मॉरिशियाना और मालावी, ये 3 जगह विजिट करती हैं हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू जी जो हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। अब देखिए ये 3 जगह विजिट की हैं, अल्जेरिया, मॉरिशनिया और मालावी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो मेन जो होता है उनके विजिट का जो मेन फैक्टर है वो है डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक फुटप्रिंट इन अफ्रीका। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें कौन प्रेसिडेंट हैं, तेबौन, उन्होंने रिसीव किया प्रेसिडेंट मुर्मू जी को, और एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, टेक एंड फार्मा पे बात हुई। अल्जेरिया की, अब इनको भी अवार्ड मिलेगा, अल्जेरिया की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, बेसिकली सी ऑनर्ड अल्जेरियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, इस चीज़ को वो एक तरीके से रेस्पेक्ट की तरह शो की, और इंडियन कम्युनिटी को भी एड्रेस की। इसके साथ साथ इकोनॉमिक जो कोलैब करने की बात हो रही है थ्रू अल्जेरिया इंडिया इकोनॉमिक फोरम, और मेक इन इंडिया को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है, मेक फॉर द वर्ल्ड। मॉरिशियाना में ये इन्होंने अनाउंस किया। अब देखो मॉरिशियाना की बात कर लेते हैं, मॉरिशियाना में अनाउंस नहीं किया, मॉरिशियाना में इनको वेलकम किया गया प्रेसिडेंट गांजोनी के द्वारा।
अब देखिए इतना सारा नाम तो आप याद नहीं रख पाओगे, लेकिन एक बात याद रखना कि अल्जीरिया, मॉरिशियाना, मालावी ये 3 जगह विजिट की थी, और अफ्रीकन जगह पे विजिट हुआ तो ये न्यूज़ में काफ़ी आता है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अब मॉरिशियाना में क्या हुआ, तो यहाँ पे भी सेम डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग, कल्चरल एक्सचेंज, वीज़ा वेवर्स, कंसल्टेशंस, ट्रेड एंड कल्चर पे बात हुआ, साथ साथ में ही इंडियन डायस्पोरा से मिलेंगे ही मिलेंगे। अब मालावी में जब वो विजिट की तो वहाँ पे आपको वाइस प्रेसिडेंट जो है माइकल यूशी वो मिलते हैं। वहाँ पे फिर एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनर्जी और टूरिज्म पे बात होती है। एमओयू साइन होता है कल्चर, यूथ, स्पोर्ट्स एंड फार्मा पे। इंडिया जो है वो आपको लगभग 1000 मेट्रिक टन राइस, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 मेट्रिक टन राइस, ठीक है, एक भाबाट्रॉन कैंसर मेडिसिन एंड प्लान्स फॉर अ जयपुर फूड सेंटर, ठीक है, ये 3 चीज़ वो वहाँ पे करके आई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मालावी वाले रीजन में। चलिए स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर, अब देखिए स्पेनिश जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया आते हैं। नाम है उनका पेड्रो सैंज। अब यहाँ पे एक कल्चरल एग्रीमेंट की बात होती है, स्ट्रेटेजिक कल्चरल एग्रीमेंट की। डिफेंस कोऑपरेशन में जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो, वो पीएम मोदी के साथ मिलकर जॉइंटली इनॉग्रेट करते हैं इंडिया का पहला प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ठीक है, फाइनल असेंबली लाइन C295। और ये कहाँ पे करते हैं, तो ऑब्वियस है वडोदरा में करेंगे, गुजरात में, और टाटा एयरबस स्पेन कोलैबोरेशन। अब ये जो प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है ना, फाइनल असेंबली लाइन C295, ये बेसिकली एक टाटा, ये वडोदरा में किया गया, याद रखिएगा, और टाटा एयरबस स्पेन का कोलैब है ये भी ध्यान रखिएगा। बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ, एमओयू साइन हुआ, रेल ट्रांसपोर्ट में, कस्टम्स में, कोऑपरेशंस में, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम ये सब हुआ। साथ साथ में 2026 का डेजिग्नेशन क्या है, डिक्लेयर्ड एज द इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड एआई। इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड एआई, बेसिकली इसको लाया गया है टू बूस्ट टूरिज्म, टेक एंड कल्चरल टाइज। अब काउंसिल होता है उसका एक्सपेंशन किया गया। स्पेन जो है वो ओपन करेगा कॉन्सुलेट बैंगलोर में, और इंडिया जो है वो बार्सिलोना कॉन्सुलेट को ऑपरेशनलाइज करेगा। इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स में देख लेते हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टमेंट एंड जॉइंट कमिटी ऑन ऑडियो विजुअल कोऑपरेशंस, को प्रोडक्शन, प्रमोट मीडिया कोलैबोरेशन, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब देखिए इंडिया और यूएई जो है वो लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट को साइन किया है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, सिविल न्यूक्लियर कहने क्या मतलब हुआ, यही मतलब हुआ कि उत्पात नहीं बचाना है न्यूक्लियर एनर्जी से, उसको पॉजिटिव यूज़ करना है, उसको कलेक्टिवली यूज़ करना है, ठीक है। तो इंडिया यूएई सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट हुआ। आपको पता होगा न्यूक्लियर का एक तो सिविल होता है, एक होता है आपको वॉर, एक होता है डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सिविल वाले में यूज़ किया जा रहा है। बेसिकली एक एमओयू साइन हुआ है सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन का इंडिया और यूएई के बीच में, जो क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट होगा बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएई। अब एक एमओयू और साइन हुआ है जिसमें, अच्छा ये साइन किसके द्वारा किया गया है, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जब विजिट करते हैं नई दिल्ली में, तब ये साइन हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई, ठीक है। अब इसी के साथ साथ इस डील में कौन इन्वॉल्व है, तो एक इंडिया की है कंपनी NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जिस तरह बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसी तरीके से NPCIL है। और इसी के साथ इमारेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी जो ENEC है यूएई का, वो इन्वॉल्व है, ठीक है। अब इन्होंने आपस में मिलके बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशंस, उसके मेंटेनेंस और पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी यूटिलाइजेशंस पे कमिटमेंट किया है। यूएई जो है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ये भी याद रखिएगा। यूएई इज़ इंडियाज़ 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और ऐसा कोई पहला एग्रीमेंट हुआ है दोनों नेशन के बीच में, और सिंपल सा रूल है, पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। अब एक और है लॉन्ग टर्म LNG सप्लाई। एक एमओयू साइन हुआ है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी जो है उसके साथ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो इंडिया का काउंटर पार्ट है ऑयल के लिए, वो अब LNG को लॉन्ग सप्लाई के लिए यूएई से एक टाई किया गया है। यूएई जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कह लो। बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है कि वो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा। इसी के साथ साथ फूड पार्क डेवलपमेंट की भी बात की गई है। एक एमओयू साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के बीच में एंड अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी के बीच में, ठीक है। अब देखो इंडिया का हो रहा था, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इन्वॉल्व हो गया। चलिए, PM ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू ब्रुनई। अब ब्रुनई जाते हैं हमारे PM जी।
देखो, बांदार सेरी बेगावन, बंदर सेवी बेगावन पढ़िए या बांदार सेवी बेगावन पढ़िए, जो कैपिटल है ब्रुनई का, ठीक है। एक ऑफिशियल विजिट था जो सुल्तान हाजी हसनाल बोल्किया, इन्होंने इनको बुलाया था, इनवाइट किया था। ये पहला बायलेटरल विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ब्रुनई में। ये प्राइम मिनिस्टर का बहुत हिस्टोरिक, अब देखो ये क्या हुआ, गए तो वहाँ पे 40th एनिवर्सरी चल रही थी जो इंडिया और ब्रुनई की डिप्लोमेटिक टाई को बताती है। अब देखो जब ये विजिट करते हैं सेरी बेगावन प्राइम मिनिस्टर, वो बेसिकली बहुत ही वार्म वेलकम होता है, ऑब्वियस होगा ही। अब ये इनको रिसीव कौन करते हैं, तो हाजी अल मुताडे बिलाह, जो क्राउन प्रिंस है, जो प्रिंस कह लीजिए, क्राउन प्रिंस एंड सीनियर मिनिस्टर भी इन्वॉल्व रहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ ब्रुनई में। अब जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो वहाँ पे क्या क्या इनॉग्रेट करते हैं, न्यू चैंसेरी प्रीमाइस को भी इनॉग्रेट करते हैं, जो कि हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन ब्रुनई में है। अब ये जो फर्स्ट फेज ऑफ इंडिया, ये जो इंडिया ब्रुनई का जो टाई चल रहा है ना, इसमें बेसिकली जो स्टार्टिंग में हुआ था वो 1920s में जब ऑयल की डिस्कवरी हुई थी, तब से ये पार्टनरशिप साथ में चलता है। करंटली बात कर ले तो लगभग 14,000 इंडियन जो हैं वो ब्रुनई में रह रहे हैं। पीएम मोदी जो है वो विजिट किए थे आइकॉनिक उमर अली सैफुद्दीन मॉस्क। अब ये मॉस्क पूछ देगा एग्जाम में, कहाँ पे है, तो बंडार सेरी बेगावन में। कहाँ पे, तो ब्रुनई में। ये जो पॉइंट है ना वो काफ़ी स्टैटिक होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। अब यूक्रेन विजिट कर लिए, चलो देखो यूक्रेन में पहुँच गए मोदी जी, रशिया यूक्रेन सब चल जाते हैं। अगस्त 2024 में गए थे, सीधे निकले वहाँ से, पहले रशिया गए, रशिया से फिर अपने फ्लाइट को मोड़ के फिर यूक्रेन में उतर गए, ठीक है। तो ये इनका पहला विजिट था। बात हुई डिप्लोमेटिक रिलेशन की, और 1992 से आपस में ये दो कंट्रीज इन्वॉल्व है, तो इसको भी लेकर काफ़ी बातें चली। नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन, जो जितने लोग मरे, ठीक है, और किस तरीके से चिल्ड्रन पे म्यूजियम है ना, उसको सुन लीजिएगा एक बार। जो मार्टरोलॉजिस्ट एक्सपोजिशन जो चिल्ड्रन पे हुआ यूक्रेन और रशिया के वॉर में, तो वहाँ पे ये नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री जो यूक्रेन की है वहाँ पे विजिट किए, ट्रिब्यूट भी दिए। अब मोदी जी जो हैं वो जेलेंस्की के साथ विजिट किए स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी। अब ये कहाँ पे है, गांधी जी का जो स्टैच्यू है वो ओएसिस ऑफ पीस पार्क इन कीव में है। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे अगर पूछ दे महात्मा गांधी ओएसिस ऑफ पीस कहाँ पे है, तो अगर आप इसको नहीं सुने रहोगे तो आपको दिक्कत होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही आई कैचिंग क्वेश्चन है फॉर कोई भी ऐसा इंसान जो करंट अफेयर क्वेश्चन को डिज़ाइन करे, वो जरूर इसको देखेगा, ठीक है। और मान लो अगर मुझे ही करना है तो मैं ओएसिस ऑफ पीस के बारे में लिखूँ, और इसके साथ साथ एक और चीज़ लिख दूँ, लेकिन यहाँ पे तो ये यूक्रेन का है, लेकिन मैं कुछ ऐसे सेगमेंट को डाल दूँ जो रशिया से मैच करता है। तो यूक्रेन का एक ऑप्शन हो गया, रशिया से एक ऑप्शन हो गया, और ऑप्शन को मल्टीपल ऑप्शन बना दो आप। इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और देखो तो दो फैक्ट्स को एक बार में याद कर सकते हो आप। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ किस पे, तो एक पैलेस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिव डिस्कशन हुआ। मैरिंगसी पैलेस है जो कि ऑफिशियल रेजिडेंस है प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन की। बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन किए गए, खासकर एग्रीकल्चर, मेडिसिन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, कल्चरल कोऑपरेशन पे। पीएम मोदी जो है वो प्रेजेंट किए 4 भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री क्यूब्स। देखो ये जो भीष्म क्यूब्स है ना, वो आपको मेडिकल असिस्टेंट होता है एक तरीके से, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एकदम कॉम्पैक्ट होंगी, लेकिन इसको आप मेडिसिन इक्विपमेंट से सब इसमें मिल जाएगा। वैसे सिचुएशन में जहाँ पे आप फर्स्ट लाइन ऑफ केयर कह सकते हो इसको, जो जैसे कि मान लो वॉर जोन चल रहा है, वहाँ पे आप इसको लेके जा सकते हो, कैरी कर सकते हो, या फिर ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे मेडिसिन मिल जाएगा आपको, उसको छोटे छोटे इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, स्ट्रेचर मिल जाएगा, फिर और छोटा सा अगर मान लीजिए आपको एक ड्यूब बॉक्स चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी मिल जाएंगे। ऑपरेशन रूम, बेसिक ऑपरेशन रूम भी बना सकते हो, उससे 10 से 15 बेसिक सर्जरी पर डे इसमें हो सकता है। तो इतना सोचो, छोटा सा रहेगा, इसको देखोगे आप, मैंने देखा था इसका। देखो इसलिए कहता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ा करो, इमेजेस देखोगे तो इम्प्रिंट रहता है। ये कब पढ़ा गया है, इसको लगभग 6-7 महीने हो गए, लेकिन इमेज याद है अभी मुझे। अब चलिए प्राइम मिनिस्टर्स विजिट, पोलैंड विजिट करते हैं। तो मोदी जी पहुँच गए पोलैंड। ये पहली विजिट है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का पोलैंड में लास्ट 45 ईयर्स, मतलब रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं हर जगह जाके। और वॉर्सो में इनका वेलकम हुआ। डोनाल्ड टस्क से मिलते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं पोलैंड के। अब आपस में इंडिया पोलैंड रिलेशनशिप को किस तरीके से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना है, उस पर इन्होंने काफ़ी इंटेंसिफिकेशन किया।
और इंडियन टूरिज़्म, देखो डायोस्पोरा जो है इंडिया का, उसमें इंडियन टूरिज़्म को और ख़ास करके लॉन्च किया उन्होंने जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। अब एक काम करना, एक छोटा सा काम दे रहा हूँ आपको, जाम साहब मेमोरियल के बारे में, जाम साहब जी के बारे में पढ़ लेना, या जाम साहब जो भी है उसको पढ़ लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन को खींच के लाता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ है, इसमें 20 जो पॉलिश यूथ होंगे, जो पोलैंड के यूथ्स हैं, उनको इंडिया लाया जाएगा हर साल। ठीक है, और इसी के साथ साथ वो प्रेसिडेंट एंड्रेज दूदा जी से भी मिलते हैं, और ये जो जहाँ मिलते हैं वो है बेलवेडर पैलेस। आपस में किस तरीके से बायलैटरल टाइज को और स्ट्रेटेजिक पार्टनर को इंप्रूव करना है। अब देखो ऑपरेशन गंगा जब हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताना ऑपरेशन गंगा कब हुआ था, किस चीज़ के लिए हुआ था। इस वक्त ना पोलैंड काफ़ी हेल्प किया था, आपको याद होगा, जो हमारे सिसोदिया जी कौन थे, वो जो स्टील के जो मंत्री थे उस वक्त, शायद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो थे, ठीक है, सिसोदिया जी, वो जाते हैं, उनको भेजाता है यूक्रेन रशिया, वहाँ से अपने लोगों को निकाल के लाने के लिए। तो ये पहला जो इनका जो गया था वो पोलैंड में ये लोग स्टे किए थे, मतलब क्रॉस बॉर्डर करके यूक्रेन से, और पोलैंड में जो लोग जिनको इवैक्यूएट कराया जा रहा था उनको पोलैंड में रखा गया था। पोलैंड जो है वो एक रास्ता प्रोवाइड किया था बाहर निकलने के लिए। तो ऑपरेशन गंगा जो है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था उस वक्त के लिए। फिर जो कबड्डी फेडरेशन ऑफ पोलैंड है, उनके मेंबर से भी पीएम मोदी मिलते हैं। अब यूरोप में कबड्डी खेला जा रहा है, तो कोई तो एफर्ट लगा रहा है, तो यही ऐसे ऐसे फेडरेशंस होते हैं। तो पोलैंड में फेडरेशन है, तो मोदी जी कहे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, कबड्डी हमारे जगह का देश चीज़ है, इसको आप यूरोप में फैला रहे हो। इंडिया का पहला जीआई टैग, अब देखो ये क्वेश्चन वीवीआई था उस वक्त और अभी भी है, तो इंडिया का पहला जीआई टैग फिग जूस जो है ना, फिग का जूस जो होता है, उसको एक्सपोर्ट किया गया पोलैंड में। ये पहला जीआई टैग है जिसको इंडिया से बाहर ले जाया गया है। ठीक है, अब ये बेसिकली पुरंदर फिग्स जो है, इसको पोलैंड ले जाया गया है। ये पुरंदर जो है, पुरंदर फिग, ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इसका जो टेस्ट होता है काफ़ी स्वीट होता है, वाइब्रेंट वायलेट कलर का होता है, और जो नॉर्मल फिग्स होते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। इंडिया एंड डेनमार्क कोलैब किया है क्लीन रिवर इनिशिएटिव पे। तो स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स SLCR को इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पे, तो वाराणसी में। अब ये रिवर से रिलेटेड है तो इम्पॉर्टेंट है। डेनमार्क किया है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ को किया है, तो स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स बनाया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था, बेसिकली ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे बात हुई इंडिया डेनमार्क में, और स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर इसको लॉन्च किया गया, कहाँ पे, तो वाराणसी में। अब देखो गवर्नमेंट की ऑफ इंडिया की जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुनेशन है, इसके साथ IIT BHU एंड गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क मिलके इसके स्मॉल रिवर रेजुनेशन की और मैनेजमेंट की बात कर रही है। जो SLCR है, स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स, वो इस तरीके से, मतलब देखो जो रिवर वरुणा है उसको किस तरीके से रेजुनेट किया जाएगा उस पर बात करता है। ठीक है, पहला फ़ायदा समझ लो SLCR का रिवर वरुणा को ही मिलेगा। और ये जो इनिशिएटिव है वो एक हाइब्रिड लैब मॉडल है, कहाँ पे किया गया था, ये IIT BHU में, और ऑन फील्ड लिविंग लैब एट वरुणा रिवर। ठीक है, तो वरुणा रिवर ध्यान रखिएगा। एक आपको इंडो दानिश जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी क्रिएट किया गया, ये आपको हाईएस्ट फोरम था फॉर SLCR, जो प्रोवाइड करेगा गाइडेंस और रिव्यू प्रोसेस, सब सिंपल सा चीज़ है। मल्टी स्टेक होल्डर वर्किंग ग्रुप को क्रिएट किया गया, जिसको डायरेक्ट करेंगे, चेयर करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड को चेयर्ड बाय NMCG, नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, एंड IIT BHU इसको कोऑर्डिनेट करेगा। इसके साथ साथ छोटे छोटे नहीं, इसके साथ साथ सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज इस पर काम करेगी। SLCR सेक्रेटरीटेरिएट की बात करें तो आपको इनिशियल फंडिंग इसको मिलेगा 16.80 करोड़, जो कि दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, और बाद में 5 करोड़ एडिशनल मिलेगा जो कि आपको डेनमार्क देगा। जो GSC है वो आपको चेयर किया जाएगा जॉइंटली बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ NMCG एंड फर्स्ट सेक्रेटरी एंड टीम लीड बाय स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन। ठीक है, लीड फॉर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन, ये फर्स्ट सेक्रेटरी टीम होगी जो इस लेवल पे जाके काम करेगी। अब ये 2-3 साल का प्रोजेक्ट है जो इंटीग्रेट करेगा ग्राउंड वाटर को, हाइड्रोलॉजिकल मॉडल को, क्रिएट करेगा कॉम्प्रहेंसिव रिवर मैनेजमेंट प्लान। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा सुनने को, बस डेनमार्क से याद रखिएगा कि अगर हम लेबोरेटरी की बात कर रहे हैं रिवर के किनारे, तो ये डेनमार्क का काम है।
बहुत सारा इंटीग्रेशन है, IIT BHU भी है, NMCG भी है, सेंट्रल और स्टेट एंटिटीज़ भी है। अब बांग्लादेश क्राइसिस 2024 की बात कर लेते हैं। शेख हसीना को रिमूव कर दिया गया बांग्लादेश के PM से। अब मास प्रोटेस्ट हुआ, लगभग 30% जॉब का जो 30% जॉब कोटा वाली बात हो रही थी, वहाँ पे आपको इस पे मास प्रोटेस्ट हुआ, और ये जो मास प्रोटेस्ट है वो कन्वर्ट हो गया कूप, एक तरह से कूप समझ लीजिए इसको। अब पोस्ट कोविड इम्पैक्ट क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक डिवैल्यूएशन हुआ, टाका का डिवैल्यूएशन हो गया, जॉब स्कार्सिटी हो गया। अब शेख हसीना जी भाग के इंडिया आ गई, तो बांग्लादेश की स्टेबिलिटी काफ़ी बिगड़ गई, बायलैटरल टाइज एकदम से ख़राब हो गया, अभी भी खराबी है। तो इंटरिम गवर्नमेंट जो था वो चलाया गया नोबेल लॉरेट जो है मोहम्मद यूनिस जी, उनके द्वारा अगस्त 8 को फॉर्म किया गया, और ये आर्मी के द्वारा बैक किया गया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इस्लामिक रिसर्जेंस थ्रेटन, जो वहाँ का सेक्युलरिज्म है उस पर एक थ्रीट हो गया है, और इंडिया का जो लॉन्ग टाइम एली है हसीना जी, अब वो भी शिफ्ट कर गई, तो रिलेशनशिप शिफ्ट कर गया। अब दोनों नेशन, बांग्लादेश कुछ से कुछ बोल रहा है इंडिया के बारे में, ये तो पता ही होगा आपको। डीप इकोनॉमिक और बहुत सारा काम तो आधे पे लटका हुआ था। अदानी बिजली दे रहा था, वो भी छीन लिया, बोला कि यार पहले पैसा दो। तो बांग्लादेश कह रहा है पैसा देने की औकात ही नहीं है मेरे पास, मैं तो घूम रहा हूँ कटोरा लेके। बोला यार जब कटोरा लेके घूम रहे थे तो ज़रूरी क्या थी तुम्हें अभी सब करने की। तो कह दिया यार अब जो हो गया सो हो गया, नोबेल प्राइज़ जीत के आया हूँ मैं, कुछ बताओ। तो बोला कुछ नहीं देंगे, जब तक आप इतना पे नहीं करोगे बिजली नहीं मिलेगी आपको, अदरवाइज़ बिजली कट हो जाएगी। तो कुछ पेमेंट हुआ, उसके बाद फिर बिजली चालू हुई, ठीक है। अब देखो 1971 लिबरेशन वॉर में इंडिया बहुत हेल्प किया था उसको। 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, ये 100 CA के द्वारा, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो ये हमारा हो गया आज का इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट। मेहनत देखो, इतनी सर्दी है फिर भी मैं इसको बना रहा हूँ। इसका सिर्फ एक रीज़न है, एक तो आपका एग्ज़ाम है, दूसरा ये है कि कंटिन्यूटी मिस नहीं होना चाहिए। मैं बहुत बिलीव करता हूँ कंटिन्यूटी पे, आप भी बिलीव करो। और अगर आपको लगता है कंटेंट अच्छा है तो आप इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, नहीं कर रहे हो समझ लेना, कुछ समझ नहीं आएगा मेरा कंटेंट। चलिए ठीक है। और अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, नंबर मैंने मेंशन कर दिया है 9773761359। यार एक बात और ध्यान रखना, जो PDF मांगने के लिए मैसेज करोगे ना तो तुरंत ब्लॉक करूँगा मैं, ठीक है। हालांकि मैं ब्लॉक आज तक किसी को नहीं किया हूँ, लेकिन अगर PDF मांगोगे तो डायरेक्ट ब्लॉक करूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।